चलिए शुरू करें क्या? सर करने ही क्या आए हैं, शुरू कर ही लेते हैं। तो आएगा क्लास, जब आएगा नहीं आएगा, जो लोग आएंगे बीच में अपना सेटल होते जाएंगे। जगह ऐसे है, कोने का 2 छूटा हुआ है और उधर भी है, तो बैठ जाएंगे। बाकी आज जो पढ़ाने वाले हैं, जो लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो चिंता मत करना। वीडियो नहीं भी देख के आए हो या पहले से भी थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? तो रिलैक्स रहना, जहाँ नहीं समझ में आया पूरा कोशिश करेंगे बताने का। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है सर जो समझाने के बाद समझ में नहीं है, चिंता मत करिएगा। तो पहले आज थोड़ा सा अर्थक्वेक, खाली बस एक बहाना है। एक्चुअली अर्थक्वेक में बहुत कुछ समझाना है, ठीक है? बहुत कुछ, तो बहुत कुछ इसमें रिलेटेड है जो बताते जाना है आगे, क्योंकि कुछ पार्ट है जो अपडेटेड है इसमें। तो जो लोग पहले से पढ़े भी होंगे तो थोड़ा ध्यान देना, इसमें कुछ नया मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है ना? चलिए, तो पेज नंबर 36 है, उसको नॉर्मली सिर्फ ओपन करके रखिएगा, बाकी मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। जब बोलूँगा तभी उसके बाद उधर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी उधर ज़रूरत। चलिए, तो शुरू करें? जोर से बोलो, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। अरे वहीं पे तो ठीक था। ए मतलब क्या ग्रेविटेशन चल रहा है? अब इधर देखना ध्यान से, जो पढ़ा रहे हैं इसको पूरा रिलेशन फिर 2 चीज़ से होगा, बिहार स्पेशल और उसके बाद फिर 2 कनेक्शन, ज्योग्राफी का कनेक्शन फिर फिजिक्स में जाकर बैठेगा। तो इसको समझते जाना, ठीक है? ये सारा का सारा चीज़ एकदम कनेक्ट होगा और एक ही साथ में तीनों पढ़ने के लिए दूंगा, ज्योग्राफी वाला हिस्सा भी, उसके बाद आपका फिजिक्स वाला पार्ट भी और बिहार स्पेशल, तीनों एक ही साथ जाएगा। इसीलिए ध्यान से समझ लेना, कनेक्ट करके तीनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है? और प्लीज़ बस उसके बाद फोकस करना, जिनको पहले से पता है उनको भी। तो प्लीज़ आना इधर। अर्थक्वेक, भूकंप तो पता है, भूकंप देखो कैसे आता है नहीं आता है वो तो आगे चल के, अभी आज मजा आएगा आपको, वहीं से शुरू करेंगे। अर्थक्वेक में फिलहाल मैंने 2-3 चीज़ बोला था। अर्थक्वेक का हिंदी क्या है? ज्वालामुखी। अरे बोल लो क्या? भूकंप। अब मेरी तरफ देख लेना और उसके बाद समझना, जब वहाँ नोट्स में बोलेंगे तभी समझिएगा, ठीक है? इधर देखो, अर्थक्वेक का मैंने 2-3 बात बताया था नॉर्मल। अभी क्रैक कैसे डेवलप हुआ, ये सब कैसे नहीं हुआ, वो सब आगे मतलब डिस्कशन करते रह जाएंगे। आज आगे आज उधर चल जाइए। मैंने बोला मान लो यहाँ से आया और 2 चीज़ मैंने बोला था कि अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट, मतलब नीचे से जो, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नीचे सरफेस पे जो पॉइंट अगर सबसे पहला यहाँ से निकल के हिट कर, उसको बोलते हैं क्या? एपी सेंटर। सुन लेना एक बार ध्यान से। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस, या फिर इसको हिपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो जैसे प्रोनाउंसिएशन पे उसमें कोई मतलब नहीं है। हल्का सा आगे कर लीजिए, लक्ष्मी आगे कर लीजिए। चलो अब इधर आ जाओ। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है? इधर देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा चलो कोई नहीं, आपको पीछे जाना है? नहीं नहीं कोई नहीं, अरे चिंता ना करो आप, धीरे धीरे जो मैं समझाऊंगा उस पर ध्यान देना, बाकी उसके बाद समझ में आ जाएगा। बहुत दिन से आगे बैठे हैं ना, बहुत दिन से तो आज जो सडनली आप पीछे गए हो तो थोड़ा आएगा, रोटेशन में होता जाएगा, लेकिन अब एक ही, आप चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है? आप देख ले, पढ़ ले, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, चिंता मत करना। थोड़ा ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करना साइड में, लेकिन दिख जाएगा। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दूंगा मैं, यहाँ पे जो मैप वाला पार्ट है, कम से कम उतना देर में तो चलेगा, एलईडी लग जाएगा। प्लीज सॉरी, आगे देखना। तो पहला जो, जहाँ से अर्थक्वेक का फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से उत्पत्ति हुई, उसका नाम क्या है? फोकस या फिर हाइपोसेंटर। जो पहला पॉइंट अर्थ सरफेस पे हिट किया है उसको बोलेंगे एपीसेंटर। क्या बोलेंगे? एपीसेंटर। और सर इसमें मैंने बोला था 2 तरीके का वेव है, जैसे एक बॉडी वेव है और एक सरफेस वेव है। कौन सा वेव बोलो ना? बॉडी वेव, सरफेस वेव। देखो बॉडी वेव वो है जो अर्थ के इंटीरियर से निकल रहा है, बस अभी इतना समझना। मतलब अर्थ के इंटीरियर से जो निकला है और आके यहाँ तक हिट किया है, वो क्या है? बॉडी वेव। अब 2 बातों को ध्यान रखना, बॉडी वेव में 2 तरीका है, एक है पी वेव और बॉडी वेव का एक और टाइप है एस वेव। मतलब ये बॉडी वेव हो गया 2 टाइप, सुन पा रहे हैं? कौन कौन सा? पी वेव, एस वेव। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी।
प्राइमरी वेव ओ है। अब यहां से जो भी वेव जनरेट होगा, ये जरूरी तो नहीं है कि सारा वेव सीधा ही जाएगा, अलग अलग भी वेव पहुंचेंगे। तो जो वेव सबसे पहले सीधा पहुंच रहा है वो क्या है, प्राइमरी वेव, और जो वेव बाद में अर्थ सरफेस को हिट कर रहा है वो क्या है, सेकेंडरी। तो इस हिसाब से सी पॉइंट को क्या हम प्राइमरी वेव, मतलब सी पे जो हिट कर उसको प्राइमरी वेव बोल सकते हैं, बाकी सब क्या है, सेकेंडरी वेव। अब दो बातों को ध्यान देना, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली बात आपको उसको समझना है ध्यान से। मैंने बोला था कि एक रिएक्टर स्केल होता है, बताया था ना। अब एक रिएक्टर स्केल होता है, उसके बाद दूसरा रिएक्टर स्केल का एक बॉल बोला था, कौन सा, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या करता है उसको समझो, जो फ्लक्चुएशन होता है उसको ग्राफ पे वो दिखा देता है। अच्छा ठीक है, फ्लक्चुएशन ज्यादा तो मतलब तीव्रता ज्यादा है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें मिलता नहीं था। मतलब हम 3 ले, 4 ले, 5 ले या 6 ले, पता नहीं है। रिएक्टर स्केल क्या है, एक तरीके का स्केल है, जो ये जो इतना हमारा ग्राफ गया, हमने इसके सामने स्केल रखा और मेजर करके देखा कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर तक है। ये सेंटीमीटर तो हटाई दो पहले, मैग्नीट्यूड है 5, 6, 7, 8, 9। तो सर सिस्मोग्राफ तो ग्राफ पे आपको मिल जाता है कि सर कितना इंटेंसिटी से गया है, बल्कि रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड में वैल्यू दिखाता है कितना होगा। और ये वैल्यू आपको, मैंने आपको नीचे देखो उसी पेज के नीचे लिखा होगा, 0 to 9 लिखा है या 1 to 9 लिखा है, नीचे होगा पेज नंबर 36 के। अच्छा 36 पे नहीं होगा, वो 38 पे होगा, 38, 1 to 9 होगा। पेज नंबर 38 में सबसे डाउन पे देखना, नीचे 1 to 9, मतलब हाँ रुक जाना, अभी 1 to 9 पहले जो दिमाग में है 1 to 9 पहले रखना। और ये वैल्यू अकॉर्डिंगली जब आपके आगे उसके इंटेंसिटी बढ़ता जाता है, वो वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स स्केल नहीं है कि 9 ही तक रहेगा। उसकी वैल्यू जैसे आप नॉर्मल स्केल भी यूज करते हो, कोई 15 सेंटीमीटर का, कोई 30 सेंटीमीटर का, और कोई सर अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो ये तीव्रता पे डिपेंड करता है। और पहले के तुलना में अभी का जो अपडेशन है उसमें बहुत फर्क है। फर्क इस बात का है कि सर पहले जो भूकंप आता था और आज जो आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इंटेंसिटी का। तो अभी दिमाग में रखिएगा कि जो 1 to 9 वैल्यू है हम जनरली मान के चल रहे हैं, बट वो फिक्स वैल्यू नहीं लेंगे। अब दो बातों का ध्यान, पी वेव, एस वेव। पी वेव और एस वेव में प्राइमरी वेव कौन सा होगा, जो पहले पहुंच रहा है, सेकेंडरी वेव जो बाद में। अब सर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर इधर सबसे ज्यादा तबाही क्या सिर्फ बॉडी वेव से होगा या सरफेस वेव से होगा। तो पहले सरफेस वेव समझ लो। सरफेस वेव के समझाने के लिए मैंने बोला था कि सर एक मान लो पूरा का पूरा चट्टान है, उसमें आपने एक जगह हथौड़े से मारा, तो एक जगह मारा तो पूरा पूरा क्रैक डेवलप चारों तरफ हो गया, बट मारा तो एक ही जगह था ना। तो क्या सिर्फ हथौड़े की वजह से हुआ या फिर उस सरफेस वेव ने अपना कमाल दिखाया, सरफेस वेव। देखो इसी तरीके से अर्थ के इंटीरियर से जो वेव निकल रहा है वो क्या है, बॉडी वेव। बॉडी वेव जाके यहाँ पे हिट किया है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम हीटिंग तो यहीं पे होगा ना, शॉर्टेज डिस्टेंस वहीं पे सबसे ज्यादा होगा, तो हीट तो यहीं पे किया। लेकिन क्या सिर्फ इसी वेव के कारण बर्बादी हुआ, नहीं सर। अब इस वेव के द्वारा सरफेस में जो जनरेट हुआ है उसके कारण जो सर आगे जाएगा तो उसके भी कारण हुआ है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्या सिर्फ बॉडी वेव के द्वारा ही होगा या क्या सिर्फ सरफेस वेव के द्वारा ही होगा, तो नो सर, ये दोनों इसमें इंटरमिक्स होगा। मतलब लेकिन बर्बादी और ज्यादा तबाही करेगा कौन, सरफेस वेव। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको लिखेगा कि बॉडी वेव करेगा, बट बॉडी वेव में तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। बॉडी वेव सर आपको जाकर एक पॉइंट पे हिट कर दिया, लेकिन उसके बाद सरफेस वेव ने जो जनरेट किया है वो धमाल मचाया है। वहीं पे बैठ जाइए या आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अब उसके बाद नेक्स्ट दो वेव, प्राइमरी वेव और एक है सेकेंडरी वेव। अब प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव का डिफरेंस पूछता है बार बार। प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव का डिफरेंस पूछेगा, अंतर क्या है। पेज नंबर 39 पे आइए, पेज नंबर 39, और उसको भी 39 छोड़ के सीधा 41 पे आइएगा। 41, पेज नंबर 41 नीचे डाउन, तेजी में थोड़ा जाएंगे, देखते जाना। मिल रहा है पी वेव और एस वेव के बीच का डिफरेंस। इधर इधर समझना, मैंने बोला था कि सर इधर एक रेयर, यहाँ पे दूसरे तरीके से समझना। मंदिर में अगर जाना है तो मान लो मैंने बोला था कि मंदिर में एक तरीका आप सीधे चले गए और एक तरीका सर आप घूमते घूमते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नचते नचते पहुंच रहे हैं, दो तरीका है ना। तो पहले कौन पहुंचेगा, ये वाला कि ये वाला, सीधा वाला स्ट्रेट पहुंचेगा। तो सर इसका मतलब क्या है, जो प्राइमरी वेव होगा उसका फ्लक्चुएशन, उसका जो वेव जो उसका ट्रैवलिंग तरीका है वो सर आराम से जा रहा है, आ रहा है, प्रोपगेट करते हुए आ रहा है। और एस वेव क्या है, जो सर पूरा का पूरा घूम के आ रहा है। मतलब यहाँ पे दो चीजें हुई, वहां पे ध्यान से देखिएगा। अब मुझे देख के सिर्फ नॉर्मली वहां पे देखो क्या लिखा है। पी वेव में लिखा होगा इन सॉलिड लिक्विड गैस को छोड़ दीजिए सबसे, उसके बाद नीचे ये लिखा होगा
एक उसका मूवमेंट मैंने लिखा होगा, साउंड वेव और प्रेशर वेव की तरह मूव कर रहे हैं। साउंड वेव और प्रेशर वेव क्या है, स्ट्रेट जाएगा, अभी दिमाग में रखिएगा, बाकी वहां फिजिक्स में करेंगे। और उसके बाद निचला क्या है, लाइक दिस वेव, लाइट वेव जैसे चल रहा है। तो लाइट वेव कैसे सर प्रोपोगेट करता है, मान लो ऐसे हुआ ये, तो जितना देर इसको ये कवर करने में पूरा लगेगा उतना देर में तो स्ट्रेट वाला तब तक आगे पहुंच जाएगा। तो सर प्राइमरी वेव का मूवमेंट जो है, यही पूछा था कि प्राइमरी वेव जो है कौन से वेव की तरह मूव कर रहा है, तो प्रेशर एंड साउंड वेव की तरह। जबकि सर एस वेव कौन से वेव की तरह, कौन से वेव, सेकेंडरी वेव किस वेव की तरह, लाइट वेव की तरह, और जो कि प्रोपगेट करके वो निकल रहा है। तो सर पहुंचने का चांस किसका है, प्राइमरी वेव का। अब दो बात, अगर जो तेजी में जो पहुंच रहा है, सोच के बताना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर तीनों की बात करते हैं तो जो तेजी में जा रहा है वो तीनों में फ्लो कर जाएगा। और सर जो स्लो जा रहा है तो वो सर किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्लो होगा, किसी पर्टिकुलर मीडियम में कम, किसी में ज्यादा कम, हाँ या ना। तो चांसेस ज्यादा ये है कि सर आप एकदम घुमा के ऐसे जा रहे हो। अब इसी वजह से आप वहां डिफरेंस देखो क्या लिखा है प्राइमरी वेव में, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव करेगा कौन, प्राइमरी वेव। किसमें किसमें बोलो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी मीडियम में। लेकिन सर एस वेव में कौन कौन लिखा है, देखो जरा, एस वेव ओनली सॉलिड, लिक्विड भी लिखा है। सर ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर सॉलिड वेव, अब यहां पे चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन घुमाता है। मान लो जब सॉलिड की बात करें तो फिलहाल समझना डेंसर मीडियम, और मैंने आपको बोला था कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, बस अभी समझना। और लिक्विड को समझना रेयर मीडियम, लिक्विड को क्या समझ रहे, बस समझने के लिए, लिक्विड में भी अलग अलग टाइप है, उतना डिटेल में जाना है, हम बस अभी इतना समझना है कि लिक्विड का मीनिंग क्या, रेयर, और सॉलिड का मीनिंग डेंसर। अब पेज नंबर आओ नीचे 39 पे, एक और वहां पे क्वेश्चन होगा 39 दिख रहा है, उसमें देखो क्या लिखा है, सिस्मिक वेव क्वेश्चन होगा एक 30 नीचे आना। तो सिस्मिक वेव व्हेन पासेस थ्रू, मैंने लिखा है रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, इधर इधर, मतलब रेयर मतलब क्या, लिक्विड, और डेंसर मतलब क्या, सॉलिड। तो अगर रेयर से डेंसर हो रहा है, सुन पा रहे मेरी बात, तो सर उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि सर अब जैसे ही जा रहा है, लिक्विड में था, अब लिक्विड से कहां पहुंचा, सॉलिड में, स्पीड बढ़ गया। अच्छा फिर लिक्विड आया, स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो, मतलब रेयर टू डेंसर जाने पे स्पीड तो आपके इंक्रीज कर गया। सर ठीक है, यहां तक समझ में आना, बट दो तीन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। रेयर से डेंसर जाने पे स्पीड इंक्रीज करेगा, फिलहाल के लिए भी दिमाग में रखिएगा। और दूसरा, इसका और एक और नया यूज आने वाला है आगे, तो अभी माथा पे एकदम बैठा के रखिएगा कि प्राइमरी वेव जो होगा वो तीनों में मूव करेगा, क्योंकि सर वो स्ट्रेट जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी कवर करना नहीं पड़ रहा है, ना एम्पलीट्यूड बनाना पड़ रहा है, ना बहुत ज़्यादा उसको पूरा ट्रफ एंड क्रस्ट पूरा उसको बनाना पड़ रहा है। तो दो चीज़, प्राइमरी वेव पहले पहुंच जाएगा, सेकेंडरी वेव बाद में पहुंचेगा। प्राइमरी वेव हर मीडियम में जाएगा, सेकेंडरी वेव सिर्फ कहाँ जाएगा, सॉलिड में, सॉलिड में कि लिक्विड में, सॉलिड में। अब इससे एक बात प्रूव होता है, सुनना इधर, मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने एस्थेनोस्फीयर पढ़ाया था, अरे पढ़ा नहीं था क्या, एस्थेनोस्फीयर के नीचे क्या, मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर के नीचे क्या, आउटर कोर और इनर कोर, मतलब कुछ ऐसा था। लिथोस्फीयर, अभी दिमाग में रखना, अभी किलोमीटर पे ध्यान मत देना, अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ लो, किलोमीटर आपको आ जाएगा। लिथोस्फीयर के वैसे 0 से कितना था, 100 to 100। लिथोस्फीयर के बाद कौन सा था, एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनो के बाद मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर के बाद आउटर कोर, और एक हो गया इनर कोर। अब सर ध्यान से समझना, जिसको बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं मत परेशान होना। पहले मैंने बोला था लिथोस्फीयर टोटल क्या है, सॉलिड की लिक्विड, पक्का, सोच लिया। एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड, एस्थेनो क्या है ना, बहुत बढ़िया सर। अच्छा मीजो पे आओ, मेसोस्फीयर क्या है, मतलब सॉलिड मान लेते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, ये हो गया। अब सर सुनना, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव का मैंने आपको डायग्राम एक बोला था देखने के लिए, पी वेव और एस वेव, उसमें शैडो जोन किसका ज्यादा था, मान लो ये रहा अर्थ का आपका सरफेस, ये पूरा, सुना ध्यान से, मेरी तरफ समझ लो। अभी जो नहीं भी पता है कोई बात नहीं, इधर आ जाना, सब सुन पा रहे हो ना, प्लीज जोर से बोलना, ये सुनो। यार दोपहर के टाइम में खाना खा के तो आज ही होगे भाई, बोलो सर खाना खा के, कुछ लोग मतलब हल्का होके भी आए,
बट आए होगे ना एनर्जी, इधर देख लो, समझना, इस पॉइंट को समझने के बाद आगे का एकदम तेजी में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब हम लोग कंटिन्यूटर ड्रिफ्ट खत्म कर दे। इसलिए देख लो, मान लो यहां से पी वेव एस वेव, और सोना मत सर, बता देता हूं मैं, बहुत लॉस कर जाओगे अपना। मान लो अगर ये वाला मीडियम मान लो मैं सॉलिड मान लेता हूं, अभी मान रहा हूं, अभी ये है नहीं है, इस पर डिसाइड नहीं है, मैं मान लिया ये मीडियम क्या है, सॉलिड, इसको मान लो लिक्विड, इसको मान लो गैस, मान लेते हैं अभी। तो अगर इस हिसाब से अगर मूवमेंट कराते हैं हम किसका, पी वेव का, किसका, तो पी वेव सॉलिड में भी जाएगा, लिक्विड में भी जाएगा, गैस में भी जाएगा। लेकिन सर जितना मूवमेंट उसका सॉलिड में होगा उतना मूवमेंट तेजी से लिक्विड में तो नहीं होगा। अरे है ना, एक बात तो तय है, भले ही वो स्ट्रेट जा रहा है लेकिन सॉलिड में गया तेजी, अब उसके बाद लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ गया, स्लो हुआ, गैस में और बढ़ेगा, फिर स्लो हुआ, फिर सॉलिड मिला, फिर तेजी हुआ, है ना। तो सर पी वेव तो जरूर मूव कर लेगा, लेकिन अगर एस वेव की बात करें तो एस वेव तो सॉलिड के बाद आएगा, लिक्विड में फिर रुक जाएगा, क्योंकि लिक्विड में उसके पास है नहीं दम, क्यों, लिक्विड में ट्रैवल करेगा। मतलब सर जो आपका डायग्राम बनाया हुआ है आगे पलटिए पी वेव और एस वेव का, जल्दी से देखिएगा, पेज नंबर होगा आगे 43 और 44, 43 पे आइए, 43 पे पी वेव का डायग्राम दिख रहा है आपको, सभी को जोर से बोल लो। और इधर 42 पे आपको एस वेव का दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो सर इधर इधर मेरी तरफ देखो प्लीज, सभी लोग ध्यान से देखना यार, सच्ची बता रहा हूँ, परेशान मत होना, बस सुनने की कोशिश करना। अच्छा सभी सुन पा रहे हो ना, हिंदी इंग्लिश वाले परेशान मत होना, अभी सर समझ में आएगा, अभी बस प्लीज यहाँ रखना, कॉन्सेप्ट देखना। मान लो अगर पी वेव अगर मूव कर रहा है, एस वेव भी आ रहा है, तो सर दो बातें हुई। मैं अगर सिर्फ अभी एस वेव की बात करता हूं तो सॉलिड में तो ट्रैवल कर गया होगा, लेकिन सर जब लिक्विड में जाएगा तो उसका ट्रैवल स्लो हो गया, और कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो उसमें होगा ही होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। आप कितना भी स्ट्रांग हो, जैसे आप लाइट में पढ़े थे कि अगर डेंसर से रेयरर गया तो स्पीड तेज हो गया, और उसमें भी सर एक होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एक होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि सर अगर डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जा रहा है तो ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। नॉर्मल क्या है, लंब, उसे क्या चला गया, दूर। और अगर रेयर से डेंसर गया तो सर नॉर्मल की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो हमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस बेसिकली यहाँ पे ये सोचना है, महसूस करना, प्लीज रटना मत, महसूस करो सारी चीजों को इकट्ठा। ऐसे देखो, मान लो अगर एस वेव आ रहा है, पी वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एस वेव। तो एस वेव सॉलिड में तो आ गया, बट एस वेव सॉलिड में आते आते क्या होगा सर, स्पीड तो इसका निकला तेज, बट उसके बाद मीडियम मिला लिक्विड। अब जैसे मिला क्या, लिक्विड, स्पीड स्लो के फास्ट, स्लो। तो यहां जरा देखो, लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड, अरे क्या है, सॉलिड। सॉलिड से जब आएगा सेमी सॉलिड, मतलब नियर बाई लिक्विड है ना, अरे नियर बाई लिक्विड ही है, तो जितना स्पीड सॉलिड में होगा क्या उतना स्पीड सेमी सॉलिड में होगा क्या, नहीं होगा। मतलब सर यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, कम। अब उसके बाद क्या है सर, फिर क्या है, सॉलिड, फिर तेजी में आएगा। अच्छा तो समथिंग मान लो ऐसे आ रहा था प्यार से, सेमी सॉलिड मिला, स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया, मान लो डिफ्लेक्शन हुआ, फिर क्या मिला, सॉलिड, फिर तेज, क्योंकि सॉलिड जैसे मिले वो सीधा भागेगा ना। अब सर फिर क्या मिल रहा है, लिक्विड, लगभग स्लो। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पी वेव की, एस वेव की, पहले बताओ। ओ भैया, एस वेव तो ट्रैवल ही नहीं करेगा ना, मतलब लिक्विड में, आ रहा है समझ में, एस वेव लिक्विड में जाएगा क्या ऐसे सर, ऐसे नाच सर, नाच, समझ रहे इधर देख लो इधर। तो सर एस वेव, पी वेव में क्या हो रहा है, पी वेव में क्या हो रहा है, पी वेव सर तीनों मीडियम में जाएगा। अब सर ये जब लिक्विड में आएगा तो फिर क्या होगा, स्लो, और सर फिर उसके बाद सॉलिड में आके तेज। तो कुछ ऐसा नहीं बता रहा है ये, अगर डिफ्लेक्शन हुआ होगा तो ये बता दिया कि अर्थ का कंपोजिशन सर किसी एक मीडियम से नहीं बना है, क्योंकि अगर सर अर्थ एक ही चीज से बना होता, या तो सॉलिड या लिक्विड, तो उसका मूवमेंट आराम से स्ट्रेट हो जाता। अरे ऐसा नो, और सर उसके गति और स्पीड में भी कोई तेजी या कम नहीं दिखाई पड़ता, मतलब समान स्पीड से जाता। लेकिन सर ये बता दिया कि अर्थ का इंटीरियर जो है, जो उसका मीडियम है, वो किसी एक चीज से नहीं बना है, बल्कि बहुत सारी चीजों से उसका कॉम्बिनेशन है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग जानते हैं तो मैंने बताया था, एक सियाल, सीमा और नीफे बोला था ना। तो कंपोजिशन अलग है, प्लस हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ सिर्फ सॉलिड मटेरियल से बना है, नहीं सर कह सकते, क्या लिक्विड से नहीं कह सकते। तो बेसिकली ये दो तीन चीजों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब वापस से सिर्फ एस वेव की बात करेंगे। तो एस वेव को जैसे मिला सॉलिड, तो सॉलिड में तेजी हो जाएगा स्ट्रेट। अब सर लिक्विड मिला तो लिक्विड से दूर भागने की कोशिश करेगा, अरे है ना। फिर गैस भी मिला तो फिर भी दूर भागने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ ऐसा भागेगा वो, क्योंकि ये पूरा ऊपर का मीडियम सॉलिड है, ये मान लो लिक्विड है ये वाला,
तो ये सॉलिड लिक्विड से दूर भागेगा नहीं भागेगा, क्योंकि लिक्विड में वो जाएगा, ये चल ही नहीं पाएगा। तो सर ऐसे दूर भागता जाएगा। तो इधर आके ये बना, इधर आके ये बना, मान लो बीच में तो गैस है, तो यहाँ तक पहुंचने का तो चांस ही नहीं बनता है। सर इधर ये जो जोन बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है, शैडो जोन। तो आप सोच के महसूस करके सीधा सा बताइए कि एस जो होगा, एस वेव का शैडो जोन ज्यादा होगा कि पी वेव का? एस वेव का, क्योंकि सर एस वेव तो सॉलिड में ही सिर्फ मूव कर पाएगा। अगर हम पी वेव की बात करते हैं तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मूव तो करेगा, स्लो चाहे तेज। अब सर लिक्विड में आएगा तभी तो स्पीड होगा, गैस में जाएगा तो चलो स्लो हो जाएगा मानते हैं, लेकिन सर ये तो कम से कम यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा ही ना, क्योंकि सॉलिड में गया तो तेज हुआ। अब सर सॉलिड में गया तेज हुआ, आ गया यहाँ पे, तो इसका शैडो जोन जो होगा वो काफी कम होगा। तो सर शैडो जोन मतलब क्या, वो जोन जहां तक लाइट जो सिस्मिक वेव है उसको ऐसे महसूस करके निकल गया, तो जो बचा बीच वाला क्या हुआ, शैडो जोन। समझ पा रहे हो, छाया बन गया, मतलब यहां तक वो वेव हिट ही नहीं कर पाया। तो उससे हमें पता चल गया कि सर कुछ ना कुछ तो बीच में है, कि सर ये एस वेव ऐसे आ गया, बीच में सीधा सीधा क्यों नहीं आया? क्योंकि सर अगर सीधा सीधा आना होता तो सारा का सारा मीडियम क्या होना चाहिए था, सॉलिड। अच्छा बुझा रहा है? तो हमें पता चला कि नहीं सर, अर्थ का कंपोजिशन सिर्फ सॉलिड का नहीं है, चाहे सिर्फ लिक्विड का नहीं है, उसके अंदर सर मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन है। अब इसीलिए वहां से शुरू हुआ एक टर्म डिसकंटिन्यूटी। कौन सा टर्म, डिसकंटिन्यूटी। अभी तक दो वेव बताए हो, पी वेव, एस वेव। पी वेव पहले पहुंचेगा कि एस वेव, पी वेव। पी वेव और पी वेव क्या है, बॉडी वेव। एस वेव भी क्या है, बॉडी वेव। तो बॉडी वेव का टाइप है सर पी वेव और एस वेव, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन पी वेव सबसे सेंटर पे सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन साउंड और प्रेशर वेव की तरह है, मतलब ये कुछ यूं जा रहा है सीधा। और सर एस वेव का ऐसे पूरा हो रहा है, तो लाइट वेव की तरह उसको टाइम लगेगा। अब जब आगे आए तो देखिए क्या कि शैडो जोन किसका ज्यादा है, एस का कि पी का? एस का। पी का शैडो जोन कम। अच्छा ईमानदारी से बोलना, सभी को समझ आ रहा है? अब उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप आना, नहीं भी आ रहा हो समझ में तब भी हाँ बोलना है, ठीक है? बट अभी दिमाग में आराम से धीरे धीरे समझना। आपको समझ आ रहा है पक्का? अब सर ध्यान से समझना, दो चीज मैंने बोला है कि पी वेव और एस वेव का एक ही तरीका है कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। जो अर्थ सरफेस पे आके पहले हिट करेगा वो प्राइमरी वेव है, जो अर्थ सरफेस पे बाद में हिट करे वो सेकेंडरी वेव। प्राइमरी का हिंदी आपको पता ही है, प्राथमिक। सेकेंडरी का क्या, द्वितीयक बोल लो चाहे तृतीयक बोल लो, टर्शियरी की तरह। तो समझ, मतलब दो ही वेव है तो द्वितीयक बोलो चाहे तृतीयक बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा नीचे आ जाओ। अब सर इसमें यहां से अगर मान लो मूव कराया आपने वेव को, तो जरा अब अपने आप पेज नंबर आना सीधा 44 पे नहीं 43 पे आ जाओ। 43 पे ही हो ना? तो उसमें पी वेव का भी डायग्राम दिख रहा होगा, ध्यान से देख रहे हो? उसमें कुछ एंगल लिखा होगा, एंगल एक 103 डिग्री लिखा होगा, मिला नहीं मिल रहा? और एक 113 मिल रहा होगा। तो 103 डिग्री और उसके बाद आगे देखोगे तो 113 मिल रहा होगा, और नीचे देखोगे 142, मतलब कि 142 डिग्री तक पी वेव रिसीव हुआ है, और 113 से 142 के बीच में कोई डायरेक्ट वेव नहीं पहुंचा है। यह दर्शाता है कि उसका एक ही टाइप का मीडियम नहीं था, ठीक है? अब सर दो बातों का ध्यान रखना, इसको समझने के लिए और अच्छे से पेज नंबर 44 पे आइए और यहां से जीवन का आनंद लीजिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप जब डायग्राम बनाते हैं तो पी वेव और एस वेव का डायग्राम आप सिस्मिक वेव किधर से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, एक बार समझा देता हूँ। मान लो ये रहा, आपने सर महसूस कराया कि इधर से वेव निकल रहा है, तो मान लो ये वाला पार्ट को हम लोग सॉलिड मान लेते हैं, लिक्विड मान लेते हैं। तो इधर से भी अगर आपने किया तो ये सर पहला पार्ट पूरा क्या है, सॉलिड। तो यहाँ से तेजी में ही निकल गया, क्यों? क्योंकि एस वेव की बात कर रहे हैं हम, तो लिक्विड से दूर भागेगा ये, और फिर यहाँ से उधर भागा, समथिंग कुछ ऐसा। सुन पा रहे हो? तो इधर यहाँ तक आ गया हो। अब सर दो बात का महसूस, ये कहा, ये क्या रहा, एस वेव, क्या रहा है, एस वेव। इसका शैडो जोन ज्यादा कि कम? ज्यादा। अब सर उसके बाद पी वेव। पी वेव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस चूंकि लिक्विड से भी ट्रैवल करेगा तो आने की कोशिश करेगा, इधर भी निकलेगा, ये इधर भी जाएगा। और सर लगभग 113 से 142 के बीच में डायरेक्ट वेव नहीं मिला, जो दर्शाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है, कंपोजिशन अलग है, प्लस एक टाइप का मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? एक है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, लगातार। डिसकंटिन्यू मतलब क्या है कि सर 4 दिन क्लास किए 10 दिन बंक मारे, आप समझ रहे? तो ये हुआ डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या किया आपने, लगातार किया। सुन पा रहे हो? मतलब कंटिन्यू लगातार और डिसकंटिन्यू लगातार नहीं। इधर तो अगर वेव को आप लेके सीधा आते हो, अगर वो लगातार चला गया एक ही फ्लो में तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी। लेकिन सर अगर रुक के या डिस्टेंस या डिफ्लेक्शन हो के आया है तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। अरे है ना? तो अब पेज नंबर 44 पे आओ और जीवन का आनंद लो। 45 पे ही आ जाओ सीधा।
आ गया 45 पे। एक डायग्राम दिख रहा होगा यार, सभी लोग जोर से बोलो यार, जोर से, यस और नो। जो नहीं बोलेगा मैं बता रहा हूँ पाप लगेगा, मैं देख लिया हूँ कौन नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब देख लो इधर, नहीं यार पाप तो नहीं लगेगा, समझ रहा है भाई, पुण्य लगे पाप काहे लगे। देखो इधर, पहला ऊपर में क्या लिथोस्फीयर लिखा है ना, दूसरा, अरे दूसरा बोलो, ये देखो सब, तीसरा, उसके बाद बोलो, आउटर कोर के बाद इनर कोर। और कोर को मैंने बोला था कि बैरियस्फीयर भी बोल सकते हैं, तो आउटर बैरियस्फीयर और इनर बैरियस्फीयर। बहुत बढ़िया। तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। अब वहां पे एक नॉर्मल देखो, एक लाइन लेके आया होगा, तो लाइन कुछ लेके आया है, मान लो समथिंग कुछ ऐसा नॉर्मली। ये क्यों है देख लो इधर, वो लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड की लिक्विड, और एस्थेनोस्फीयर, अब उसके बाद ये, और फिर ये, और ये सॉलिड। अब नॉर्मली आप सोच के देखो, अगर सर एक ही चीज रहता तो लाइन को पूरा सीधा आना चाहिए था नॉर्मली एक ही रो में, तो जब सॉलिड में था तेजी से भागा, जब सेमी सॉलिड में आया थोड़ा स्लो हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद सर इसमें आया, किसमें, सॉलिड में, फिर सॉलिड में आया, फिर तेजी से आया, फिर उसके बाद आउटर लिक्विड, लिक्विड में आया, फिर थोड़ा स्लो हुआ, फिर सॉलिड में गया, फिर पूरा तेजी से आया। मतलब ये दर्शाता है कि इसका मूवमेंट भी ये प्रूव करता है क्या, कि सर हमारा अर्थ का कंपोजिशन जो है किसी पर्टिकुलर एक चीज का नहीं है, बल्कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का है। सुन पा रहे मेरी बात। अब सर इसका नाम दिया गया क्योंकि हर साइंटिस्ट ने अपना अपना डिस्कंटिन्यूटी ढूंढा, एक ही साइंटिस्ट ने सारा ढूंढ लिया ऐसा नहीं है। तो सर शॉर्ट टेक्निक याद रखना है, CMRGL। क्या रखेंगे, CMRGL, फिर से CMRGL। तो C जो है डिस्कंटिन्यूटी का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। तो C फॉर कॉनराड, M फॉर मोहबिक, ये भी नाम है सर, मोहबिक डिस्कंटिन्यूटी। R फॉर, और एक नाम है तो इसका हिंदी नहीं होगा, मतलब सौरभ का हिंदी मतलब सौरभ ही लिखेंगे। R का रेपेटी, और G का गुटेनबर्ग, और L का रहमान, रहमान नहीं रहमान। नहीं तो उस तरह से नहीं बोल दिएगा सर नेता वाला कि हनुमान जी भी क्या है, मुसलमान है, काहे काहे कि रहमान अरमान ये सब मुसलमान है, तो इस तरह से क्या है, हनुमान। सुन पा रहे मेरी बात, इधर आइए देखिए इधर देख लीजिए, बलवान नहीं बोलना है। अच्छा अब ये पहले वापस से रिपीट, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बार बार पूछूंगा मैं। तो पहले देखो उस डायग्राम में सी कौन सा है ये देख के बताओ, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी डिनोट किया हुआ होगा, इसके बीच में होगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, तो बीच में ये आपका सी कॉनराड, अपर क्रस्ट और किसके बीच में, लोअर क्रस्ट। अच्छा उसके बाद बताओ क्या है, मोहबिक, तो मोहबिक किसके बीच में है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। ध्यान से देखना, अब ये लोअर क्रस्ट और उसके बीच में ये वाला लाइन मान लो ये, तो ये आपका रहा मोहबिक। इसको एक पेज निकालना, अपनी तेजी से पेज निकालना सबको, ये जरूरी है। ये मोहबिक के बाद आर, पहले एक बार बता दो आर कहाँ है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी। उसके बाद है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किसके, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, और उसके नीचे है रहमान, इनर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। जल्दी से एक पेज निकालिए क्विक, थोड़ा 5 मिनट, क्योंकि इसके आगे नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से ध्यान से निकालना। निकाल लिए एक पेज। अब सर कुछ नहीं करना है, बस जीवन का जो है आनंद लेना है। अभी देख लीजिए 2 मिनट, अपने हिसाब से नॉर्मल सिर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्या जो नॉर्मल है एक बार पहले देख लो, सिंपल कुछ नहीं करना है, पहले एक बार देख लो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन आएगा, कॉनराड। फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहबिक, फिर मोहबिक के बाद आर रेपेटी, और रेपेटी के बाद फिर कौन आएगा, गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग के बाद फिर कौन आएगा, रहमान। टेक्निक याद रखना CMRGL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, ठीक है। जल्दी से बना लो एज इट इज, उसमें जो दिया हुआ एज इट इज सिर्फ बना लो 1 मिनट के अंदर, खाली एक बार बना लो ताकि बस आइडिया हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछूंगा मैं, और क्वेश्चन यहाँ से UPSC भी पूछती है। CMRGL
हो गया, बना लिए? हो गया होगा पक्का ना? चलो क्वेश्चन धनाधन दागते हैं फिर। इजी है, बन जाएगा बन जाएगा, बस क्वेश्चन का टाइप एक बार देख लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, हो गया, लिख ले। चलो अब क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन बताना, मेरी तरफ देख लेना, आप उसके बाद बताना, ठीक है ना? चलो एक बार मैं इसको सिर्फ लिख लेता हूँ। अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट, एक अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। ठीक है, पहले एक बार मैं आराम से समझा देता हूँ, पहले ध्यान से देख लेना। ठीक है, इधर देख लो क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ से। अपर और लोअर, इसमें दोनों का पार्ट है, आपको दिमाग में रखना है। अपर मैं क्या लिखा हूँ, सॉलिड के लिक्विड, पहले देखो। तो ये पूरा पार्ट आपका सॉलिड है। अब उसके बाद अपर मेंटल, अपर मेंटल क्या है, सेमी सॉलिड। लोअर मेंटल, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। सुन लेना ध्यान से, सॉलिड में ज्यादा स्पीड होगा तेज की लिक्विड में? सॉलिड में। किसका, एस वेव का कि पी वेव का? पी वेव का। यहां तो समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अभी देखना जरा, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि पी वेव जहां से बहुत तेज हो जाए, पी वेव जहां से बहुत तेज हो जाए, पी वेव का स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो कौन कौन सा डिसकंटिन्यूटी हो सकता है? सोच के बताना। अब देखो मैं सर, जब वो सॉलिड में एंट्री करेगा उस समय स्पीड क्या होगा, ज्यादा? तो सर एक चांसेस सी में तो होगा ही होगा। अच्छा ठीक है, अब सेमी सॉलिड में, यार इसमें तो नहीं होगा। अब सर यहां से एंट्री करेगा फिर लोअर में, क्या है, सॉलिड, तो हम बोल सकते हैं रेपिटी। और रेपिटी के बाद गुटेनबर्ग होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा, लहमान, क्योंकि जैसे ही यहां से एंट्री करेगा फिर क्या होगा, फास्ट। क्वेश्चन यही बार बार घुमा के पूछता है कि पी वे बिकम्स फास्टर इन विच डिसकंटिन्यूटी। उसमें ऑप्शन नीचे 3-4 होगा, नाम तक लोग सुना नहीं रहता है उसके बाद कि क्या है, रेपिटी, एक कोनराइड, मोहोबिक, और सर वहां छोड़ के आ जाते हैं, जबकि ये इजी क्वेश्चन होता है, बीपीएससी में भी यूपीएससी में भी। नाम खाली याद रखना है, क्या, रिपीट कर लो एक टेक्निक, CMRGL। क्या, CMRGL। तो सी फॉर क्या, कॉनराइड, एम फॉर मोहोबिक, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गुटेनबर्ग और एल फॉर लहमान। अब सर लहमान किसके बीच में है, आउटर कोर इनर कोर? आउटर कोर क्या है, लिक्विड, इनर कोर क्या, सॉलिड। तो लहमान जो है ऐसा डिसकंटिन्यूटी है कि सर ये क्या करेगा, स्पीड को और क्या करेगा, तेज कर देगा, क्योंकि सर उसके नीचे सॉलिड है। अगर गुटेनबर्ग की बात करें तो ऊपर से नीचे कोई आएगा तो स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि सर यहाँ क्या है, लिक्विड है, फिर ऊपर में क्या है, सॉलिड। तो सर कोई भी ऊपर से आ रहा है तो रेपिटी काम क्या करेगा, सॉलिड में आते हैं तो स्पीड क्या करेगा, तेज करेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर अपर मेंटल की बात करते हैं तो अपर मेंटल में क्या है, सेमी सॉलिड। तो सर अपर मेंटल अगर सेमी सॉलिड है तो जो भी स्पीड होगा कम से कम उतना तो नहीं होगा जितना सॉलिड में होता है। तो सर
ऊपर वाले में कॉन्ड्राइट भी स्पीड फास्ट करेगा, फिर यहाँ रेपटी करेगा, क्या करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि सर सॉलिड में आ रहा है। उसके बाद गुटेनबर्ग करेगा, नहीं करेगा। मोहबिक सॉरी एल करेगा, एल करेगा। तो सर एल भी स्पीड तेज कर सकता है पी वेव का, लेकिन अब क्वेश्चन घुमा दिया। अब क्वेश्चन को अगर घुमा दें और ट्विस्ट करें कि सर एस वेव का स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगा, एस वेव का, अच्छा सोच के बताना कहां होगा, जिसको पहले आंसर सोच लो, एस वेव का स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगा, अपना अपना सोच लो और मुझे आंसर बता दो। हाँ जिसको पता है हाथ खड़े कर लो, ठीक है, चलो और फिर एक बार और 2 मिनट बाद, और जिसको पता है हाथ खड़े कर। अच्छा जो लोग नहीं किए हैं मतलब हाथ खड़े, वो क्या समझ, मैंने उनसे पूछा नहीं जाएगा सर, उन्हीं से पूछा जाएगा पहले। फिर से एक बार लास्ट बार, कहीं आ गया होगा बीच में इतना देर में। अरे पूछा हूं मैं कि एस वेव सबसे तेज कहां होगा। सर सबका आंसर चाहिए मुझे। अब मुझे बता ना कौन सा डिसकंटिन्यूटी में होने का चांस है। पहली बात तो लिक्विड में वो जाएगा नहीं, जब लिक्विड में उसका स्पीड स्लो ही होगा। तो आपको जो जो सॉलिड है ढूंढ ढूंढ के पकड़ो ना उसको, बस जो जो सॉलिड है उसको ढूंढ के पकड़ो। अब सॉलिड में जहां होगा वहां पे आप करना। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे एस वेव पे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं इसलिए करवा लिया हूं क्योंकि पी वेव तीनों में मूव करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एस वेव मूव करेगा सिर्फ सॉलिड में। अब 2 बातों का ध्यान रखना कि सर जब जब पी वेव पूछे स्पीड फास्टर कहां है या कहां स्लो है, तो आपको दिमाग में रखना है। अब एक क्वेश्चन घुमाया, विच डिसकंटिन्यूटी, सुनना कौन सा इसमें से डिसकंटिन्यूटी जो है CMRGL में से स्लो करेगा पी वेव को, एम और जी, कौन, मोहबिक और सर वो 3 तो पहले बताया था, बाकी आपको इसमें 2 बार छांट लेना था, बात खत्म। लेकिन ये याद नहीं रहता है इसलिए बता रहा हूं, CMRGL दिमाग में रखना। यहां से आप इस बात को मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपको रहेगा एज इट इज, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको मीडियम के हिसाब से गेम खेलेगा वो। अब आना जरा नेक्स्ट पेज पे और ध्यान से उसको समझना। तो जरा वहां पे आओ। अब इसमें से कौन सा ऐसा होगा डिसकंटिन्यूटी जहां एस वेव रुक जाएगा और सिर्फ पी वेव आगे जाएगा, सोच के बताना। इसमें से कौन सा होगा जहां रुक जाए और उसके बाद नहीं जाए। अरे भैया थोड़ा सोच लो, अरे समझ में, यहां देखो सॉलिड में तो सर चला जाएगा। अच्छा सेमी सॉलिड है तो कुछ नहीं तो कम से कम उतना तो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट लिक्विड थोड़ी ना है सर, वो तो लिक्विड में मूव नहीं करेगा ना, लेकिन सर इसमें तो थोड़ा मूव करेगा ही। तो सुनो इधर, सेमी सॉलिड है तो सर उतना मूव नहीं करेगा सॉलिड की तरह, लेकिन मूव तो करेगा। बिकॉज मैंने क्या बोला कि लिक्विड में एस वेव नहीं मूव करेगा, मैंने ये थोड़ी बोला कि सेमी सॉलिड में मूव नहीं करेगा। सुन पा रहे हो? तो ऊपर से यहां तक तो आएगा सनम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ अब क्या है, सॉलिड। अब सर सॉलिड में तो पहुंच गया, इधर इधर, अब क्या आया, कंप्लीट लिक्विड। अब यहां से स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि ये जो गुटेनबर्ग है इसने सर रोक दिया उसको, किसको, एस वेव को। अच्छा कुछ समझ आ रहा है पक्का? सर क्वेश्चन यहां से रेडी रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो गुटेनबर्ग के बाद अब चूंकि क्या है, सॉलिड है, लेकिन ये बीच में तो पूरा कंप्लीट क्या है, लिक्विड का जेट था। तो यहाँ तो सर सेमी सॉलिड था, तो एस वेव लेके पहुंच गया सर के यहाँ तक पहुंच गया, फिर सॉलिड मिला, फिर तेजी हो गया, अब सर मिल गया कंप्लीट लिक्विड, यहीं पे रुक जाएगा। और ये जो आपका है गुटेनबर्ग यहाँ पे स्टॉप कर देगा और उसके बाद से सर सिर्फ पी वेव का फ्लो होगा। सुन पा रहे हो? अच्छा अगर एस वेव भी आ जाता यहाँ तक तो शैडो जोन इसका कम का है, इसका शैडो जोन सर ज्यादा क्यों होता, इसका भी कम ही होता। सर पी वेव ही तो अंत तक पहुंच रहा है, तो पी वेव अगर पूरा अंतिम तक पहुंच जा रहा है तभी तो उसका शैडो जोन कम हो रहा है। और सर एस वेव यहीं रुक गया तभी तो उसका शैडो जोन क्या हो रहा है, ज्यादा, क्योंकि आउटर कोर इनर कोर तक सर उसका औकात ही नहीं है। तो 2 बातें मैंने ध्यान से आपको बोला कि सर स्पीड सबसे ज्यादा तेज किसका होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो अगर भूल भी गए होगे या झपकी भी आ गया होगा, तो पहला सबसे ज्यादा किसका होगा, पी वेव। एस वेव का सबसे ज्यादा होगा कि पी वेव का, पी वेव। पी वेव का सर साउंड वेव की तरह मूव करेगा सीधा, और सर एस वेव जो है वो लाइट वेव की तरह बना के मूव करेगा। दूसरा डिस्ट्रक्टिव वेव, जैसे सरफेस वेव है और बॉडी वेव है। तो बॉडी वेव अर्थ के इंटीरियर से जो निकला वो क्या है, बॉडी वेव है। और बॉडी वेव सर वो भी बर्बादी करेगा और सरफेस वेव भी बर्बादी करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुन पा रहे हो मेरी बात? लेकिन सर ज्यादा बर्बादी के टर्म्स में अगर कहें तो सरफेस वेव करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आएंगे पॉइंट पे, तो सरफेस वेव का 2 टाइप होता है। कितना टाइप? 2 टाइप सर, एक है एल वेव, एक है आर वेव।
तो एक है लव वेव और एक है रेलेग वेव। अब लव साइंटिस्ट का नाम है सर, यहाँ प्यार नहीं बांट रहा है बर्बाद करके, आ रहा समझ में? मतलब लव वेव जो है, सरफेस वेव तो तबाही मचा रहा है और सर नाम है लव वेव। तो लव बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे उसने दो वेव दिया है। तो सरफेस वेव में दो वेव है, कौन सा? एल और आर। सर ये इतना स्लो वेव है कि ये ज्यादातर वहां पहुंच ही नहीं पाता है। देखो इधर इधर मेरी तरफ देखो, मान लो आपके माथे पे नहीं सर, माथे पे क्यों मारेंगे? मान लो अर्थ के किसी पर्टिकुलर सेंटर पे, यहां पे हथौड़ा आपने मारा था, ठीक? अब यहां से वेव निकलेगा, ये निकलेगा ना सर, क्रैक तो डेवलप करेगा। मुझे एक सोच के बात बताओ, इधर कोई घर अगर इसके नजदीक है, वहां ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा कि यहां ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा? तो नजदीक है, क्योंकि सर उसकी एनर्जी लास्ट तक जाते जाते क्या होगा, कम पड़ जाएगी। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर सरफेस वेव के बीच में वहां पे एक डायग्राम बताया होगा, आगे के पेज नंबर पर देखिए, पेज नंबर 47 के आगे 48 पे, 48 पे आ जाओ, 48 पे, कोई बात नहीं, 48 पे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सरफेस वेव का दो वेव लिखा होगा, एल वेव, आर वेव। आर है रेलेग वेव, दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है। मैंने ऊपर कुछ लिखा है, देख लो। रेलेग वेव आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी स्लो एंड इट्स प्रोपोगेशन इज लाइक रोलिंग टोपोग्राफी। समझने के लिए रेलेग वेव इज लाइक एस वेव, मतलब आप जैसे वहां पे समझे तो वैसे ही समझ लेना, लगभग नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। नीचे आइए, अब एल वेव इज लाइक पी वेव विच स्पीड इज फास्टर देन रेलेग एंड कॉज डिस्ट्रक्शन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सरफेस वेव में सबसे ज्यादा बर्बाद कौन करेगा, आर वेव की एल वेव, तो एल वेव। जैसे वहां प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव की तरह, उसी तरीके से सरफेस वेव में कंपेयर करके रख लेना। सुन पा रहे मेरी बात? तो अभी तक मैंने दो तीन चीजें बताई, मेरी तरफ देख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद कुछ आगे पढ़ाऊंगा। सभी लोग, अर्थक्वेक शुरू हुआ, मैंने बोला जिस जगह से सर ओरिजिन पॉइंट, जिस जगह से भूकंप का हो रहा है वो है क्या, फोकस या हाइपोसेंटर। जिस पॉइंट पे पहली बार अर्थ को हिट कर रहा है वो है एपीसेंटर। इसमें सर सिस्मिक वेव, दो वेव हैं। तो सिस्मिक वेव एक गया, मान लो उसमें बोल रहे हैं बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव भी है। बॉडी वेव का दो टाइप, कौन कौन? पी वेव, एस वेव। पी वेव वो वेव है जो पहले अर्थ को जाके हिट कर रहा है एपीसेंटर पे, और एस वेव जो सर बाद में हिट कर रहा है। सबसे ज्यादा बर्बादी और सबसे ज्यादा इफेक्ट देखें तो पी वेव का स्पीड ज्यादा हुआ कि एस वेव का? पी वेव का। और पी वेव पहुंच गया, एस वेव अभी स्लो है सर। इसको मापने के लिए दो चीज होता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में मैंने बोला कि सर उसमें ग्राफ पेपर पे आपने देख लिया कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ग्राफ पेपर पे मिल जाता था। लेकिन रिएक्टर स्केल, रिएक्टर इसके लिए दर्शाता है कि उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना था, 1 2 3 कितना था। और रिएक्टर भी सेम साइंटिस्ट का ही नाम है, उन्होंने चूंकि उस स्केल को बनाया तो नाम पड़ गया क्या, रिएक्टर स्केल। बात खत्म। अब नीचे आइएगा तो उसके बाद हम लोग दो चीज और पढ़ा कि सर बर्बादी तो सबके तरफ ठीक होगा, डिसकंटिन्यूटी पढ़ा, क्योंकि हमें पता चल गया कि अर्थ का स्पीड एक समान है नहीं, क्योंकि अर्थ का कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी कौन कौन था, सीएम आरजीएल। सुन पा रहे हो, सीएम आरजीएल। सी फॉर बोलो कॉनरैड, सब सी फॉर, सभी बोलो, मैं बता दे रहा हूं। सी फॉर, एम फॉर मोहबिक, एम फॉर आर फॉर रेपिटी, आर फॉर जी फॉर गुटेनबर्ग, एल फॉर तेरी में, सी फॉर, एम फॉर, आर फॉर, जी फॉर, एल फॉर रहमान। ये पांच जो है दिमाग में रखना है, ये पांचों डिसकंटिन्यूटी को। कहां से कौन सॉलिड लिक्विड होगा याद रखने के लिए टेक्निक एक ही है। पहला सी है, सी सॉलिड, सॉलिड के बाद स्टीनोस्फीयर पे आएंगे, लीजोस्फीयर क्या होगा, सेमी सॉलिड। उसके बाद सर नीचे आते जाओ, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अब जहां सॉलिड होगा वहां तेज, जहां लिक्विड होगा वहां स्लो, दिमाग में रख लेना है। अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये सबसे फ्रेश टॉपिक है, और यहाँ से जो मैप पढ़े होंगे वो सारे का सारा नाम और सारा कुछ आएगा, और जो नहीं पढ़े होंगे सर वो जाने हम क्या करें आगे। सर नेक्स्ट समझना यहाँ से, क्योंकि सब एंडीज माउंटेन पढ़ाया था ना, और इसके बाद के चैप्टर, दो चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा कि सर वोल्केनो आखिर एकोनगा गोवा में ही क्यों आ रहा है, चिम्बोराजो में ही क्यों आ रहा है, चिली में ही क्यों आ रहा है, कहीं और क्यों नहीं आ रहा, हिमालय में वोल्केनो क्यों नहीं उठ रहा है। तो ये सारा का सारा रीजन यहाँ से निकलेगा, इसीलिए समझ लेना। और जो जो नाम है आप पूरे मैप के अकॉर्डिंग आइडिया लगा लोगे कि सर भूकंप अगर आपको नहीं भी याद है कि कहाँ होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस एरिया में हो सकता है, इस एरिया में नहीं हो सकता। सुन पा रहे हो? तो सर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या नाम है? कॉन्टिनेंट का हिंदी क्या होता है, महाद्वीप, और सर इधर ड्रिफ्ट मतलब होता है स्लो मूवमेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या, महाद्वीप। इसमें लगा दिए एल और लगा दिए ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है स्लो मूवमेंट, फास्ट नहीं, क्या, स्लो।
नहीं बोलते हैं कि बॉल इज ड्रिफ्टिंग, अब सर हवा में तैर रहा है बॉल, तो इधर देखो स्विंग और ड्रिफ्ट, मेरी तरफ देख लो। अच्छा पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? पढ़ाओ ना, सब लोग जोर से बोलना। अब पीछे कुछ लोग सर नहीं बोल रहे हैं, चलो देख लेना। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, तोड़ो पहले शब्द को। कॉन्टिनेंट का हिंदी क्या है? कॉन्टिनेंट का महाद्वीप, और ड्रिफ्ट सर है स्लो मूवमेंट, मतलब सर महाद्वीप का स्लो मूवमेंट होना, बेसिकली मीनिंग है। अभी समझिएगा, मतलब महाद्वीप भी स्लो स्लो मूव करेगा। अब कैसे करेगा नहीं करेगा सर, इस पे बड़ा मजेदार कहानी है, उसको दिमाग में रखना है। कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा, वो सब कुछ देख लेंगे। बट नाम कुछ आने वाला है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी बीपीएससी में सेम पूछा था, एज इट इज, खाली नाम सुनना ध्यान से। एक साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्फ्रेड वेगनर। कौन से हैं? नाम याद रखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अल्फ्रेड वेगनर का सर कमाल का यहाँ से रिस्पॉन्स मिला है, सुन लेना ध्यान से। अल्फ्रेड वेगनर ने वो चीज़ दिखाया है जो एक्चुअली कभी इसके पहले तक किसी ने सोचा नहीं था। प्रैक्टिकली उसने कभी रिजल्ट नहीं दिया, प्रैक्टिकली उसने कोई थ्योरी भी इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दी, बट सर उसने क्या फिलोसॉफिकल इतनी जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स किया कि उसके बाद सारा का सारा पूरा ज्योग्राफर जो है उसके पीछे भागने लगे। तो दो चीज थोड़ा ध्यान देना, मजा आएगा। पहला तो इधर अल्फ्रेड वेगनर जब वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था आईआर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अरे है ना? अल्फ्रेड वेगनर सर 1912 के करीब वो सोचा क्या कि भाई ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बहुत चेंजेस हुए इसमें, तो उस चेंजेस को फील करने के लिए वो कहीं और नहीं पहुंचा, पहले पहुंचा अंटार्कटिका में। कहाँ? क्योंकि सर अंटार्कटिका नो मैंस लैंड एरिया है, वहां कोई गया नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, जो गया टाइट हो गया। अब जैसे ही पहुंचा तो वहां इसको मिला फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब क्या होता है? ऑसेस किसी भी चीज का, मान लो हड्डी, आप खा गए हड्डी बच गया, तो सर ऑसेस बचा। ऑसेस किसी भी चीज का हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, बट फॉसिल्स जब वर्ड यूज करते हैं तो जनरली हम एनिमल्स का ही ऑसेस की बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, जिसको हिंदी में आप जीवाश्म बोल लीजिए, तो जीव का जो ऑसेस पार्ट है उसको बोल दीजिए जीवाश्म। इधर इसको मिला तो कर ओई बाबा, सर अंटार्कटिका में कैसे मिलेगा? क्योंकि अंटार्कटिका में इतना सर टेम्परेचर माइनस में है, बर्फ ही बर्फ है। जब कोई बॉडी डेड या डीके होता है तो सर उसको बर्फ में रखते हैं, ताकि जैसे आ रहे हैं बेटा कहीं और हैं, अग्नि देना उन्हीं को, तो अग्नि देना है तो आप बॉडी को किस में रख रहे हो? बर्फ में। तो सर अगर बर्फ में रख रहे हो, बात समझ में आता है। इन्होंने सोचा कि अंटार्कटिका में ना किसी आदमी का रहना है, ना कभी कोई रहा है, यहाँ पे मिल कैसे गया भाई? ना कोई इंडस्ट्रियल बोलूँगा, फैक्ट्री कौन लगेगा वहाँ? पागल है क्या सर? आदमी नहीं रहता फैक्ट्री लगेगा। अच्छा, अल्फ्रेड वेगनर के मन में एक क्वेश्चन उठा, इसका मतलब दो चीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट, क्या पता अंटार्कटिका आज जहाँ है वहाँ कभी था ही नहीं, हो सकता है कि जिस जगह पे वो आज है उस जगह पे नहीं था कभी। और दूसरा फिर ये सोचा कि ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आई होंगी यहीं पे रह गई होंगी, लेकिन सर चूंकि कितने सालों तक कोई चीज रह जाएगा यार। अब इसमें उनका सबसे पहला क्वेश्चन उठा था दिमाग में, वो ज्यादा जोर डाल रहा था कि हो सकता है अंटार्कटिका जहां था वहां आज नहीं हो। अब सर पेज नंबर 39 नहीं बल्कि 49 पे आना, देख लो एक बार ध्यान से। इन 1912 49 Alfred Wegener went to Antarctica to study the climate change due to industrialization and other consequences। अब देखो सर, पढ़ने के लिए अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन सर आईआर का नेक्टर है, अगर वो आईआर नहीं पता रहेगा, अब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले तो बताओ। ओके, तो सर आपको पता है इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, फिर चलो सुनते जाना थोड़ा ध्यान से। अब आ जाओ नेक्स्ट। पहला है सर अल्फ्रेड वेगनर गया, उसमें एक टर्म देखो एल्बिडो लिखा होगा मैंने, और एल्बिडो मैंने उस दिन बताया था आपको कि किसी भी व्हाइट सरफेस पे लगभग पूरा लाइट ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट होकर आ जाना, उसको क्या बोलेंगे? एल्बिडो। अब सर नीचे आ जाओ, एल्बिडो किसी सरफेस पे कितना लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको एल्बिडो कहते हैं। अल्फ्रेड वेगनर को मिला, इधर पेज नंबर 49 या 50 से पहले अभी मेरी तरफ देखना, इधर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने सोचा कि यार हो सकता है कि भैया अंटार्कटिका में ये आया कहाँ से। तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि पॉसिबिलिटीज है कि अंटार्कटिका जहां था वहां नहीं है। अच्छा, इसने अब रिसर्च करना शुरू किया, तो रिसर्च करना शुरू किया तो कुछ इसने अपना थ्योरी लगाया, कुछ दिमाग लगाया, कुछ पढ़ाई किया। तो पढ़ाई किया तो कुछ बातें जाना जो आपको पहले से पता है। तो उसने जाना क्या कि अर्थ जो है पहले एक ही उसका पूरा टोटल एक लैंडमास था। अब मान लो सिर्फ अर्थ में एक लैंडमास था जिसको सर पैंजिया बोला, मतलब पूरा का पूरा भाग खाली जमीन का है, उसको क्या बोल रहे हैं? पैंजिया। अच्छा, बोला क्या कि सर पैंजिया के बाद दो तीन चीजें हुई।
उसने सोचा कि पेंजिया के बाद क्या हुआ, तो बोला क्या सर, उसके बीच में क्रैक्स मान लो डेवलप हुए। क्रैक्स जब डेवलप हुए और जो पानी का हिस्सा पूरा पहले था उसको पैंथेलासा बोल रहे थे। मतलब कि ये रहा, अगर वर्ल्ड मैप की बात करो, महसूस करते हैं तो वर्ल्ड मैप मान लो बोर्ड पे महसूस करो, देखो मत, तो वर्ल्ड मैप पे देखो तो सर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जितना है सबको इकट्ठा सोचो, सोच लिए, तो सब अगर इकट्ठा सोच लिए तो जमीन का पूरा हिस्सा उसको क्या बोल रहे हैं, पैंजिया। क्या मतलब कि अगर इसमें भी हम चेंज करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन का हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, पैंजिया। इधर सब पानी है तो क्या हो गया, पैंथेलासा। तो सर पैंजिया और एक हुआ पैंथेलासा। तो पैंजिया मीन्स व्हाट, पानी की जमीन, जमीन। तो टोटल लैंड मास को बोल रहे हैं पैंजिया, एंड देन उसके आगे जो पानी बचा उसको क्या बोल रहे हैं, पैंथेलासा। अब थोड़ा एक स्टेप आगे जाइए और जीवन का आनंद लीजिए। अब उसने क्या बोला कि सर उसके बाद क्या हुई, ऐसा हुआ सबसे फर्स्ट कि जमीन के बाद दो चीजों का डिस्कशन, कि सर उसमें भी धीरे 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 क्रैक डेवलप हुआ। अब क्रैक जब डेवलप हुआ तो ये जो जमीन का हिस्सा है वो सर दो पार्ट में डिवाइड होना। तो ऊपर के हिस्से को लॉरेशिया बोल रहे हैं और उसके बाद नीचे क्या बोल रहे हैं, गोंडवाना। मतलब जमीन का हिस्सा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला क्या, लॉरेशिया, और नीचे क्या, हिंदी में भी रखेंगे यही, परेशान मत होना, ऊपर में लॉरेशिया, नीचे क्या, गोंडवाना। अब सर जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना या लॉरेशिया। अभी बताएंगे। तो इंडिया वैसे गोंडवाना का पार्ट है, बट इस बीच में जो नदी है इस नदी का नाम है तेथिस सी। कौन सा, तो बीच में तेथिस सी आ गया। और सर पहले भी बोला था इस दुनिया में दो ही चीज है, या तो जमीन या पानी। तो सर जहां पे अगर जमीन नहीं है वहां पानी होगा, और जहां पानी है वहां जमीन नहीं होगा। तो सर दो चीजें हैं, दिमाग में रख लीजिए। तेथिस सी आ गया सर, बीच में आ गया पैंथेलासा, पूरा वाटर बॉडीज को बोल रहे थे। एक पूरा लैंडमास था उसको क्या बोल रहे थे, पैंजिया। सुन पा रहे हो। अब दो पार्ट में, ऊपर लॉरेशिया, नीचे क्या, गोंडवाना। बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब सर पेज नंबर 49 नहीं 50 पे जरा नीचे ध्यान से देखना, पेज नंबर 50 पे, उसमें देखो लॉरेशिया का मैंने क्या क्या हिस्सा बताया है, देख के बताओ तो। नॉर्थ अमेरिका होगा, यूरोप होगा और एशिया होगा। लॉरेशिया का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया सबसे नीचे, अगर नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं। अब ये देखो वर्ल्ड मैप को देख लो एक बार, इधर इधर देखो। अब मान लो, महसूस करो, ये जो आपका पूरा हिस्सा है, सोच के देखना, थोड़ा महसूस कर लेना। तो अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक जगह इकट्ठा था, पूरा ये सब नॉर्थ में कितने कॉन्टिनेंट थे, 7 ना, तो सातों इकट्ठा एक जगह था। अब इकट्ठा होकर धीरे धीरे बीच में लाइन बना, ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट। तो ज्यादा चांस अभी के हिसाब से देखोगे तो लॉरेशिया में ऊपर के हिस्से को बोल रहा हूं, तो ज्यादा चांस किसका होगा, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद कौन, यूरोप और सर एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों किसका हिस्सा है, लॉरेशिया का। और सर कमाल की बात है, इंडिया किसका हिस्सा है, गोंडवाना का। किसका, तो सर इंडिया तो कभी एशिया का हिस्सा था ही नहीं, इंडिया कभी एशिया का हिस्सा नहीं था। तो सर कमाल की बात क्या है कि एशिया में हम लोग जबरदस्ती आ गए। अब बेसिकली चीजें क्या हुई, मैंने बोला जब इंडिया का पहला हिस्सा, ऑलरेडी जब इंडिया एशिया का पार्ट था ही नहीं, फर्स्ट पार्ट पैंजिया था, जब टूटा तो क्या हो गया, लॉरेशिया, और नीचे क्या हो गया, गोंडवाना। अब लॉरेशिया एंड गोंडवाना हुआ और इंडिया इज द पार्ट ऑफ क्या, गोंडवाना, और एशिया किसका पार्ट, लॉरेशिया का। सर बहुत बहादुर काम है। आगे और इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा। सर इंडिया कहीं और नहीं, इसी मेडागास्कर के साथ जुड़ा हुआ था, जो मैंने आपको बताया, ट्रैवल करके गया। क्यों, क्योंकि सर अभी चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब कि सर स्लो मूवमेंट अर्थ का हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट है, काफी स्लो है, लगभग बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन सर हो तो रहा है। अब इसको प्रूव करना था कि अगर स्लो हो रहा है तो भाई कैसे हो रहा है, प्रूफ तो कुछ एविडेंस तो दे। हम ऐसे ही थोड़ी बोल देंगे हाँ हो रहा है तो इसलिए हो गया। अब इसे सर ढूंढने निकला है, तो ढूंढने क्या निकला देखो। अब महसूस करो इधर। अब मैं पूछूं आपसे कि ऑस्ट्रेलिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना या लॉरेशिया, तो क्या होगा, गोंडवाना ना। तो ऑस्ट्रेलिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना। अफ्रीका, गोंडवाना। तो सर अफ्रीका के साथ इंडिया, हम लोग भी रहते सर, काले दिल वाले, आ रहे समझ में, काले हैं तो क्या हुआ, इधर देख लो, इधर लक अच्छा था सर, इंडिया का मूव करके इधर आ गया। अब महसूस करना इधर दो चीज, इधर देखना। फर्स्ट जो आपका ये रहा साउथ अमेरिका,
तो साउथ अमेरिका कहाँ जाएगा? गोंडवाना। अफ्रीका का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा सब गोंडवाना में चला गया, इंडिया भी गोंडवाना में आ गया। सर अब इसके बाद दो चीजें हुई। पहले बोला कि इसका क्या एविडेंस है कि अंटार्कटिका अपने जगह पे था या नहीं था। तो सर इधर देखो जरा, उसने पहला एविडेंस लाया कि सर इस साउथ अमेरिका को इसमें सेट करने का कोशिश करो। अरे फिट होगा? हाँ है ना? तो सर साउथ अमेरिका फिट हो जा रहा है, देखो अफ्रीका में। अब सर इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट। क्या बोले? जिगसॉ फिट। अभी समझना हो क्या है, मतलब साउथ अमेरिका है इधर, अच्छा अब कोशिश करो इधर ये नॉर्थ अमेरिका को इसमें ले जाने की कोशिश करो, उसमें फिट होगा। और सर उसी तरीके से सारा हिस्सा जो निकल के गया है ये लगभग सब एक दूसरे में फिट होगा। अब सर फिट करके देखा तो देखा कि भाई बात तो सही है यार, ये साउथ अमेरिका पूरा डिट्टो फिट हो जा रहा है इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये उठा, अगर फिट हो रहा है तो सर मान लो ये पहले ये मिला हुआ था दोनों, तो सर यहाँ पे कुछ एनिमल्स रह रहे थे। अब सर कुछ जानवर, अब ऐसा जानवर और एनिमल्स मिल रहा है जो यहाँ पे भी है और यहाँ भी है। तो आपको क्या लगता है वो अटलांटिक ओशन तैर करके आया होगा? भाई इतना आप सोचो, वो रेंग के तो यहाँ आया नहीं होगा। कार्बन डेटिंग से नॉर्मल एक तरीका लगा लेते हैं कि मान लो कौन सा मेटल या कौन सा जो पर्टिकुलर हो कितने समय तक के लिए, एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। जब रफ आइडिया लगाया गया तो देखा क्या, यहाँ पे जैसा है सर वैसा ही यहाँ पे है भाई। फिर जो एनिमल से क्रिएचर देखा जैसा यहाँ ऐसा ही यहाँ। तो इसने क्या बोला, सर पहले जो है ये एक ही साथ फिट था, ये अलग नहीं था, पहले से क्या था? फिट था एक जगह। क्योंकि सर अब बोला क्वेश्चन लोग ये उठाया, अच्छा फिट था तो सर एनिमल्स जो है, अब वहां पे एनिमल्स अलग अलग जैसे मिलेंगे। मैसासोरस अब एक रेप्टाइल की तरह है, वो एक लिजार्ड एक उसकी तरह। अब मैसासोरस देखा कि वहां भी मिल रहा है अफ्रीका में भी, और कहाँ मिल रहा है? साउथ अमेरिका में। अच्छा सुन पा रहे हो? अब सर जैसे ही ये देखा गया तो यहाँ से दो चीजें हुई। दो चीजें क्या हुई? फर्स्ट कि सर इसने बोला, किसने बोला? एल्फ्रेड वेगनर ने, कि जब फिट हो जा रहा है इसका मतलब एक जगह था नहीं। और सर अगर वो एक जगह जब था नहीं तो कुछ ना कुछ स्लो मूवमेंट हो रहा है, तभी तो जहाँ साउथ अमेरिका था जो वहाँ नहीं है कहीं और है। अरे ऐसा नो? बहुत बढ़िया सर। लेकिन कुछ लोग सर महानुभाव, उनको इतने प्रूफ से मन कैसे होगा, उनको तो पूरा चाहिए सर, समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग को जवाब देने के लिए एल्फ्रेड वेगनर ने बोला, देख भाई तू है चंपट आदमी, अब तेरे को जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर उससे पूछा गया कि चलो आपने बता दिया सब ठीक है, पहला पॉइंट उसने प्रूव किया है जिगसॉ फिट, कि सब मैप पे रख के फिट करने की कोशिश करी तो सब आपस में फिट हो गए। अब थोड़ा पॉइंट आओ पेज नंबर 52 पे, 50 पे आ जाओ। तो 50 पे आओगे तो पंजिया समझ में आ गया? मुझे बताना जरा, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ लॉरेशिया की गोंडवाना? गोंडवाना ना? पक्का? अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाज ए पार्ट ऑफ लॉरेशिया? गोंडवाना? साउथ अमेरिका वाज ए पार्ट ऑफ? सर यूपीएससी 2015 के प्रीलिम्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्थ अमेरिका इज ए पार्ट ऑफ विच पार्ट? लॉरेशिया और लॉरेशिया की गोंडवाना? लॉरेशिया। अब सर पेज नंबर नीचे आओ, 51 पे आओ जरा, और दिमाग लगाना वहीं पे। सर दिमाग लगाओगे तो सबसे पहला आएगा, उसमें जितना लिखा हुआ है उसको छोड़ते जाना और दो तीन बातों का समझना। जो 33 सी है ना आपका, वही 33 सी आज मेडिटेरेनियन सी बन के रह गया है। वो कैसे हुआ नहीं हुआ उसको भी और अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी में एक बार और रिपीट भी हो जाएगा। बट दो तीन बातों को ध्यान रखना कि सर जैसे ये मूवमेंट हुआ, मैं इसको बोर्ड पे थोड़ा करके दे लेता हूँ, नॉर्मल आप समझ में आ जाएगा। मान लो ये पूरा पार्ट हुआ और इस पूरे पार्ट में इधर को मान लो ये साउथ अमेरिका हो गया, ये मान लो सर आपका अफ्रीका हो गया, इधर क्या नॉर्थ अमेरिका, इधर मान लो आपका यूरोप, और इधर क्या हो गया एशिया, नीचे क्या ऑस्ट्रेलिया। चलो धरती से बाहर नहीं है, मतलब उसी में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और नीचे क्या था? अंटार्कटिका। अब उसने प्रूफ तो कर दिया, इसको शिफ्ट किया इसमें, हो गया। और सर क्वेश्चन भी बात यही उठता है कि इतना फिट कर दिया, हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है कि फिटिंग कोइंसिडेंस हो, कोई भी बोल सकता है। लेकिन सर यहाँ का कार्बन, मतलब कार्बन डेटिंग के हिसाब से यहाँ का मटेरियल मिनरल यहाँ का सब कुछ सेम है, जो जानवर यहाँ पाया जाता है वो यहाँ पाया जा रहा है। तो सर इतना बड़ा अटलांटिक ओशन को तैयार करके तो कोई आएगा नहीं। और दो तीन बात का और ध्यान रखा, पहला कि सर ये जो हमने बताया था पेंजिया, अब पेंजिया कितने भागों में ब्रेक हो चुका है? 7। अरे है ना? तो सर इसीलिए तो आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका का ये वाला हिस्सा टूट रहा है। ये देखो क्रैक इसमें डेवलप हो गया है, ये तंजानिया मोजाम्बिक के होते हुए बाहर जा रहा है। सुन पा रहे मेरी बात? अब सर ये पूरा का पूरा सेपरेट हो रहा हो तो यहां से पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाएगा। अब मान लो आपसे बोला गया कि सर ये तो बढ़िया है, क्या है बढ़िया है?
कि सर वोल्केनो अगर निकल रहा है, ऊपर गया, ठंडा हुआ, नया जमीन सर, नया प्रॉपर्टी, नया घर, भाई जितना ऊपर आएगा उतना कहीं डूबेगा भी। समझ में आ रहा है? अर्थ बैलेंस करेगी। तो कुछ लोग जन्म लेंगे तो कुछ लोग, वो अलग बात है कि इंडिया ने कसम खा लिया है। समझ में आ रहा है? सर आधा लगा रही यहाँ पे, इसलिए कसम खा लिया है, इसलिए यहाँ पर नया नया कसम है, पैदा होने वाले की कसम। अरे नहीं आता मूवी का नाम। अब सर दो चीज अलग अलग कसम होता है यहाँ पे, गंगा मैया कसम। तो ये ऑस्ट्रेलिया लॉरेशिया का पार्ट है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है, गुंडवाना का है, ठीक। अब पहला पॉइंट मैंने बोला जिक्सॉ फिट, पेज 52 पे आओ अब, क्विक 52। दूसरा पॉइंट है, पहला उसमें देखो एविडेंस, पूछा कि प्रूफ क्या है। अच्छा सभी लोग सुन पा रहे हो ना? मजा आ रहा है? जोर से बोलो, जोर से ऐसे लो। तो एविडेंस क्या है भैया? प्रूफ दिखाओ, ठप्पा तो दिखाओ। समझा ना ठप्पा क्या है? तो पीके की तरह पहला है जिक्सॉ फिट। क्या है? जिक्सॉ फिट में बिकॉज अगर किसी चीज का हिस्सा टूटा है देन उसको इसमें मिलाया जाएगा तो फिट हो जाएगा। तो सर फिट हो गया। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाओ। उसके बाद है सर रॉक एज एंड टाइप्स आर सेम। अब सर वहां का रॉक, वहां का चट्टान और यहाँ का चट्टान का सर सेम मिला, तो जब प्रूफ मिल गया कि भैया दोनों का दोनों सेम है, तो सर यहाँ भी एविडेंस दे दिया। लेकिन अभी कुछ और लोग नहीं मानेंगे, नीचे आइए। अब उसके बाद रॉक एज के नीचे देखो जिक्सॉ फिट, रॉक एज, उसके बाद सेम माउंटेन फीचर। जो वहां के माउंटेन का फीचर था वैसा ही सेम यहाँ के माउंटेन का फीचर है। अब उसके बाद नीचे आओ, टिलाइट डिपोजिट। टिलाइट डिपोजिट इज ए टाइप है, वहां देखो टिलाइट मतलब वहां लिखा होगा ऑलरेडी, ग्लोबल वार्मिंग। टिलाइट डिपोजिट में सेडिमेंट्स इरोडेड बाय ग्लेशियर्स एंड डिपोजिट एट एनी प्लेस। तो सर जैसे टिलाइट डिपोजिट का मीनिंग है कि ग्लेशियर का इरोड होना, जैसे ग्लेशियर इरोड, इरोड मतलब क्या? अपर्दन। जैसे पानी चल रहा है अगर, तो अपने किनारे पे जो भी चीज होगा उसको कटाव करते हुए लेके जाएगा ना, और कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा, और डिपॉजिट भी किनारे पे ही करेगा वो। तो सर अगर डिपॉजिट किनारे पे ही करेगा तो दो बात का, तीन बात का ध्यान में रखना है। इधर सर देखा गया कि डिपॉजिट करने के बाद जो ऐसा वहां पे डिपॉजिट टाइप का जो रॉक मिल रहा है सेम एज इट इज अफ्रीका में मिल रहा है, सेम एज इट इज साउथ अमेरिका में मिल रहा है। तो यहां से भी ये प्रूफ दे दिया है। लेकिन फिर और आगे आओ, चौथा पॉइंट टिलाइट डिपॉजिट के बाद अगर लेक और रिवर फ्लो माउंटेन के कारण स्लोप विल बी स्ट्रेट बट ग्लेशियर फ्लो के कारण, चलिए ठीक है उसको छोड़ दीजिए। पेज 53 पे आइए, 53। अच्छा आगे उसमें कहीं देख लो, होगा, हो सकता है आगे होगा, आगे देख लो, है ना? ठीक है चलो आगे आ जाओ। तो पहला है सर पेज 53 पे आना, फिफ्थ एविडेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसासोरस। मेसासोरस क्या है? कुछ नहीं सर, 250 मिलियन से अगो फॉसिल्स ऑफ मेसासोरस आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मेसासोरस इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, उसका सेम फॉसिल्स इधर भी मिला, सेम इधर भी मिला। दूसरा नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रेप्टाइल, सिमिलर फॉसिल, जैसे प्लांट्स का भी एनिमल्स का भी। कंक्लूजन बोला कि दे डिड नॉट क्रॉस द कॉन्टिनेंट बट एक्चुअली द कॉन्टिनेंट्स वेयर पार्ट ऑफ सेम लैंड मास अबाउट 200-300 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब एक बात तो तय है कि सर कोई भी चीज़ या प्लांट्स ऐसा तो नहीं है अटलांटिक ओशन तैर के गया होगा, या कोई जानवर जो है तैर के चला गया होगा। अटलांटिक ओशन तो है नहीं अपना मोती झील, तो बेसिकली सर मोती झील भी लोग नहीं तैर पाएंगे, अटलांटिक ओशन तो बात ही अलग हटाओ। तो सर यहाँ से प्रूफ हुआ। अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अल्फ्रेड वेगनर ने प्रूफ कर दिया कि सर कॉन्टिनेंटल मूवमेंट तो होता है, मतलब पहले जो था आज वहाँ नहीं है तो मूव तो हुआ है। लेकिन सर कुछ लोग बोला इस बात का क्या एविडेंस है? अगर मूव हुआ मान गए, तुमने प्रूफ कर दिया, सर एकदम सहमत हो गए, खुश हो गए, मतलब मोबाइल में खुश हो गया। लेकिन सर ये मूवमेंट ही क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है कि मूवमेंट हुआ ही क्यों, मतलब क्यों मूवमेंट हुआ? जैसे अरे बात तो बोल दिया कि सर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्यों हुआ मूवमेंट? अरे भैया लेकिन मूवमेंट क्यों हो रहा है इस बात को थोड़ा समझना है, ठीक है ना? अब देखिए इस बात का जवाब अल्फ्रेड वेगनर साहब नहीं दे पाए। अल्फ्रेड वेगनर बोले कि देखो ग्रेविटेशन वाला बात, कि सर अर्थ जो है मून को और मून जो है अर्थ को, पूरी पृथ्वी जो अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, तो सर अगर ऐसा रहता तो उसके बाद सारे का सारा अर्थ जो है या तो मून में समा जाता, या मून का वजन ज्यादा था कि अर्थ का, तो सर खींचेगा कौन? अर्थ ही खींचेगा, तो मून समा जाता किस में? तो सर इन्होंने गोल मटोल बात घुमाया। ओ भैया चलो कोई बात नहीं, एक बार उसको कॉल कर लीजिए। तो
अरे यार, हेलो। हाँ कहाँ पे हो? आप आओ, इधर बोर्ड लगा हुआ है, आके देखो इधर। बोर्ड से अंदर ही, अब जहाँ बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर आइए। नहीं नहीं, उसके इधर आगे एक किताब का दुकान दिख रहा है आपको? एक बार पता चले जाइए। मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ लड़के को, वहीं रखो। चलो आगे आ जाओ। अब सर देखो, पहला सर उनका डिमेरिट, डिमेरिट क्या हुआ? डिमेरिट ये हुआ कि ये जवाब नहीं दे पाए कि सर एग्जैक्ट मूवमेंट हो रहा है, बात समझ में आता है, लेकिन मूवमेंट क्यों हुआ इस बात का जवाब नहीं दे पाए। कौन? नाम नाम बोलो। अल्फ्रेड वेगनर, ये सर नाम इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड वेगनर साहब का बहुत जबरदस्त थ्योरी था, और सर इसी जवाब का इंतजार कोई और नहीं कर रहा था, कुछ दूसरे ऐसे भी लोग थे जो इंतजार कर रहे थे कि ये हुआ क्यों है। तो ये थ्योरी तो दे दिए, और दूसरा लोग प्रूफ में था, और उसका कुछ और नाम नहीं सर। आप पेज नंबर आप आना नेक्स्ट पे, तो आपको एक और नाम मिलेगा, और वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नाम है बताओ? आर्थर होम्स। इधर देखना, पहला नाम है अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा नाम है आर्थर होम्स। और मैंने एक जगह पढ़ाया था आपको, हम्मा होम्स, याद है? नहीं याद होगा। अब देख लो, एक है आर्थर होम्स, पहला नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के बाद दूसरा नाम है आर्थर होम्स। इधर देखो, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या क्या बताया, बताता हूं, रुक जाओ। अल्फ्रेड वेगनर क्या क्या बताया पहले उसको समझ लो, और उसके बाद ध्यान से देखना। और पहले देखो इधर, अल्फ्रेड वेगनर क्या क्या बोला कि सर इस दुनिया में जो जो कॉन्टिनेंट आज जहां है वहां कभी था ही नहीं, और अर्थ जो है उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, स्लो मूवमेंट हमेशा होता रहता है। प्रूफ के लिए उसने सर लगभग हर चीज प्रूफ कर दिया। पहला एविडेंस क्या था? जिग्सॉ फिट, फिट करके देखा तो सब आपस में फिट हो जा रहे थे। दूसरा पार्ट, अब सीधी सी बात है सर, किसी चीज़ का अगर हिस्सा हो, अगर आधा सेव काटे हो तो सर आधा सेव अगर फिट करोगे वही वाला पार्ट तो फिट हो जाएगा। तो सर प्रूफ हो गया कि उसी का हिस्सा था। अब दूसरा पॉइंट में आए तो क्या हुआ कि सर बोले क्या कि यहाँ का जो उसका कार्बन फीचर, माउंटेन जो फीचर्स है, सेम माउंटेन फीचर वहाँ भी है। थर्ड, कार्बन डेटिंग के हिसाब से जितना साल पहले का यहाँ का है उतना ही साल पहले का वहाँ का है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, प्लांट्स, एनिमल्स या मेसोसोरस को देखे तो सेम जितना यहाँ पे था एज इट इज फॉसिल्स वहाँ पे था। मतलब इस बात से एक प्रूफ हो गया क्या कि सर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो हुआ है। अब लेकिन रीज़न क्यों हुआ इसका जवाब वो नहीं दे पाए, और इसका जवाब देने के लिए आगे आ रहे हैं सर नेक्स्ट आर्थर होम्स। और आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसका नाम है कन्वेक्शनल, हिंदी में, और उसको समझना। अरे कहाँ चले गए हो? इधर लेफ्ट साइड में एक है ना, यहाँ पे क्या विश्वविद्यालय वाला जो ऑफिस है वहाँ पे है वो, इधर इधर। एक बार देख लीजिए परेशान हो जाएंगे। हाँ चला गया। हेलो, चलो आ जाओ, ध्यान से देख लीजिए, इधर देख लो इधर। हाँ सारा इलाम उलाम आज ही बजना है क्या? चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो ध्यान से, अब नहीं बजेगा। ओ भैया इधर देखो। अभी तक अल्फ्रेड वेगनर समझ में आ गया है। अब सर अल्फ्रेड वेगनर के बाद आर्थर होम्स, अब आर्थर होम्स के बाद नया नाम आएगा हैरी हेस। ये तीनों नाम दिमाग में रखना, ये तीनों नाम पे एक क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा था इसी का। एक अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पूछा था, और डायरेक्ट क्वेश्चन था वो नॉर्मल, अल्फ्रेड वेगनर और आर्थर होम्स क्या 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 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में नॉर्मली पूछा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था। तो सर अब आपको पता है किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर, डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। अब उसमें कुछ लोग सर कंफ्यूज हो जाते हैं आर्थर होम्स में, आर्थर होम्स में वो नहीं दिया था। अब आगे आ जाओ, चेयर कहाँ है? आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ चेयर भी तो नहीं है। आओ आओ आओ,
उस चेयर को दे दीजिए, आगे दे दीजिए उनको। इधर है, चलो देख लो इधर। अब सर एक स्टेप और समझाने वाले हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। और यहाँ से पूरा का पूरा ज्योग्राफी जितना जल्दी आप लोगों में गया है, मतलब समझ में दिमाग में भी जाना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दिमाग में हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बोलो, पहले समझ आया कि नहीं आया? जोर से यस और नो। और जिनको समझ में नहीं आया उसका सहारा ले सकते हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जरा नीचे ध्यान से, ये पेज नंबर 55 पे आइए प्लीज़। 55 आ गए? पक्का ना? अरे बोल लो। वहां देखो एक थ्योरी दिख रहा होगा, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिख रहा है। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखो, आप जानते होंगे कंडक्शन सुने होंगे, कंडक्शन सुने होंगे, कन्वेक्शन होता है, ये पढ़े 9th का ये टॉपिक है। देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस पहले समझो। एक तो हीट ट्रांसफर का मीनिंग है, अभी दिमाग में समझो। जैसे दो बॉडी के बीच में अगर हीट ट्रांसफर अभी हो रहा है, तब कन्वेक्शन में अगर आप किसी को भी दूर से, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में जरूरी नहीं है कि आप मीडियम जब भी एक्सचेंज होगा तो टच होना ही चाहिए। दो बात को ध्यान रखो, एक आपने सर क्या किया, आपने हाथ किसी दूसरे का अगर पकड़ा तो हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वहाँ पे दोनों बॉडी का कांटेक्ट जरूरी है। लेकिन सर अब एक ऐसा चीज़ जहाँ पे हीट ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपका वो क्या है, कांटेक्ट में होना ही चाहिए। अभी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को इन्होंने दूसरे तरीके से बताया। करंट क्या बोला? करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट भी जानते हो, कन्वेक्शनल करंट भी जानते हो। पहले करंट का मीनिंग समझो क्या होता है। देखो करंट का मीनिंग होता है फ्लो, और फ्लो किसी चीज़ का हो सकता है, वो चाहे सर पानी का फ्लो हो रहा है, चाहे सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। उसके आगे जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिक लगाया, मतलब कि पर्टिकुलर हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, लेकिन करंट का मीनिंग सिर्फ क्या है? फ्लो करना। अब सर उसके आगे कन्वेक्शनल लगा दिए तो मैग्मा के मूवमेंट को कन्वेक्शनल करंट बोल रहे हैं। तो करंट जब आप बोलते हैं कि करंट चली गई तो सर एक्चुअली वो गलत वर्ड है। करंट का मीनिंग सिर्फ होता है फ्लो। अगर हम उसके आगे लगा दिए इलेक्ट्रिक करंट, मतलब तब हम समझ गए क्या कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो। सुन पा रहे मेरी बात? अब आगे इलेक्ट्रॉन गया अभी, अब सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब होगा तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ध्यान से समझना। और अगर मैग्मा का मूवमेंट हो तब उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल करंट। अब मैग्मा क्या है नहीं है, इस चीज को थ्योरी देने वाले कोई और नहीं, हमारे प्यारे साहब हैं आर्थर होम्स। अच्छा अब दो तीन सारे लोग ना, ये लोग खूब मजे से अपना अपना ढूंढ रहे थे, सब काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। एक ऐसा भी आदमी था जो कह रहा था सब लोग जमीन में जा रहा है, हम सर पानी में जाएंगे। और वो पानी में जाने वाले कोई और नहीं, हैरी हेस आए। सर नाम ही इनका हैरी हेस। अब हैरी हेस जो है, इनको ठेस लगा और सर ये पानी में जाके देखे कि अगर वाकई में मूवमेंट हो रहा है और वोल्केनोस ऊपर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, तो सर कहीं ना कहीं नीचे भी एक ऐसा पॉइंट तो मिलना चाहिए जहां से एविडेंस दिखाएगा कि सर स्प्रेडिंग वाकई हुआ है, कहे कि अंदर के मटेरियल्स और उसमें भी सिमिलैरिटीज होने चाहिए। और कमाल की बात है, ढूंढ के भी ले आए, बहुत सारे ऐसे चीज ढूंढ के भी लाए। अब सीधी सी बात है कि अगर वोल्केनो आ रहा है ऊपर तो वोल्केनो का कोई ना कोई एनर्जिंग पॉइंट जो उतर का वो तो होगा ही ना सर। और माना कि उतना बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एविडेंस तो पता चले कि हाँ सर नीचे से अर्थ इंटीरियर से इतना कुछ ऊपर उठ के आ रहा है। तो ये ढूंढना शुरू कर रहे हैं, कौन? हैरी हेस। अभी हम लोग पहले पढ़े थे किसके बारे में? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के बाद कौन? आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने ये कहा, इधर समझो, जो थ्योरी में, थ्योरी का नियम क्या है? थ्योरी का नियम है कि एक आदमी देगा, उसका जो बेकार होगा वो कोई दूसरा आदमी देगा। और एक चीज ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी एक, कभी भी साइंटिस्ट पूरा का पूरा सही चीज बता दे। वो बस एक चीज बताएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड कोई और करेगा, फिर उसमें कोई सुधार और लाएगा। जैसे कि सर आप कितना भी कार बना लो, अब फोर्ड कार बना रहे तो पीछे का बैक गियर डालना भूल गए तो उसमें बैक ही गियर नहीं, तो खाली आगे ही चल रहा था। अब सर ये जो है, फिर किसी ने देखा, फिर ऑब्जर्व हुआ, जरूरत महसूस हुई तो फिर किसी ने उसको किया। फिर आगे देखे तो पहले सर कार में आता था तो अलग अलग स्टाइल का, अब सर अलग स्टाइल। लोग सोचे कि नहीं कार घर की तरह है तो घर की तरह भी आ गया। फिर गरीबी भी देखे तो वैगनार आ गया। तो सर अपनी जरूरतें के हिसाब से सब कुछ आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सर वैगनार वाले हमसे नाराज ना हो जाए, हमारे पास भी है। अब इधर देखिए नेक्स्ट, अब दो चीज, अब यहां से अगर आप समझ गए तो काम हो गया। बोला क्या कि अर्थ सरफेस है, अगर ये मूव कर रहा है मान लिए, तो ये क्यों मूव कर रहा है उन्होंने बोला। पहले मैं पढ़ाया था आपको, जब बोला था शुरुआत में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है अर्थ के अंदर, बताया था नहीं बताया था? और उसके कारण उसकी हीट क्या है, काफी ज्यादा है। अब वो बताया कौन था सर? आर्थर होम्स का नाम वहां बोला था कि किसका नाम बोला था?
हम्मा होम्स का नाम बोल दिया क्या? चलो देखो इधर समझो, आर्थर होम्स का ही नाम था। पहली बात इधर मेरी तरफ देखो, आर्थर होम्स ने बोला कि सर मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है। मैग्मा का मूवमेंट होने के कारण क्या है सर, एक मूवमेंट अगर हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर एक इसके तरफ अगर है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है, तो दो चीज हुआ मैग्मा के मूवमेंट में। आपको बताया गया कि मैग्मा का मूवमेंट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, जिसके कारण अर्थ में यहां से क्रैक डेवलप हो रहा है, और उस क्रैक के कारण अंदर का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। मैंने बोला था कि अर्थ के इंटीरियर अगर जाओगे तो कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, कितने मीटर पे? 32 डिग्री, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब सर टेम्परेचर अंदर से ऊपर अगर गया है, ध्यान से समझना, तो अगर मतलब यहां से क्रैक होकर ऊपर गया है, तो दो चीजें यहां से ध्यान रखना। उन्होंने बताया कि मैग्मा अंदर है, और मैग्मा सर लावा, मैग्मा वही मैग्मा जो ऊपर जाके क्या बनेगा, लावा, और मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो मैग्मा के मूवमेंट के कारण कभी ना कभी प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप के कारण आगे होगा। लेकिन ये थ्योरी भी इनकम्प्लीट था, क्योंकि सर अगर इन्होंने बोल दिया कि अगर क्रैक डेवलप हुआ है, तो हैरियस बोले अगर क्रैक डेवलप हुआ है तो कोई ना कोई तो हुआ होगा ना, तो ये सर मारे छलांग पानी में भाई कि भाई क्रैक अगर डेवलप हुआ है और वाकई ऊपर लावा आया है, तो देर मस्ट बी सम एविडेंस कि क्रैक डेवलप हुआ है, तो वहां कुछ ना कुछ तो चीजें मिलेंगी। और कमाल की बात यह है, एक और प्रूफ सोच के देखो आप, एक जो जमीन का सरफेस बहुत पहले से है और एक नया नीचे से उतर के आया है, तो यंगर ज्यादा कौन होगा? जो नया अंदर से चूंकि आया है तो ये यंग होना चाहिए कंपेरेटिवली किसके, जो पहले से है। तो सर जैसे आप वही यही वाली बात हो गई कि मिट्टी ऊपर था, बस एग्जांपल बता रहा हूं, तो ऊपर का सरफेस बहुत ही से था, आपने उसको सर कोड़ना शुरू किया, तो कोड़ना शुरू किया तो जो अंदर की मिट्टी आएगी वो कंपेरेटिवली ज्यादा ताजा होगा ऊपर वाले की मिट्टी से। ये एक नॉर्मल समझा रहा हूं मैं। अब इस चीज को थोड़ा रिलेट अगर करते हैं उसके हिसाब से, तो हैरियस ने भी यही सोचा कि सर अगर ओशन में नीचे से अगर आ रहा है क्रैक डेवलप करके, तो जो चीज नीचे आएगा सर, मैग्मा का फायदा भी तो है, बहुत मटेरियल मिनरल भी तो लेके आता है वो, और बहुत लेके आएगा, तो सर वो यंगर होगा किससे, जो पहले से है। अब थोड़ा पेज नंबर 53 पे देखना, सॉरी 55 पे। तो 55 पे देखो एक डायग्राम बनाया होगा, उस डायग्राम में नीचे एक मैग्मा का मूवमेंट दिखाया होगा, और सर मैग्मा का मूवमेंट और सारा कुछ मैंने बोला था एस्थीनोस्फीयर से समझ के रखना। एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनो मतलब होता है वीक, कमजोर, लेकिन बड़े काम की चीज है सर। आगे ये नेक्स्ट, ड्यू टू हाई टेम्परेचर मैग्मा राइजेस एंड देन इट विल गो अप एंड हीट द लिथोस्फीयर, और ऊपर जाएगा। कंक्लूजन जो लिखा है उसमें देखो, थर्मल करंट दैट इज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस और ड्यू टू थर्मल डिफरेंस मैग्मा विल राइज एंड द इंटायर प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। मतलब सर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसका अर्थ सरफेस को क्या करेगा वो सर, वहां ना कहीं ना कहीं क्रैक डेवलप होगा, और क्रैक डेवलप करके ऊपर आएगा। यही सेम थ्योरी आगे पढ़ाऊंगा, जहां पे आपको बताऊंगा कि सर एग्जैक्ट क्रैक और कैसे डेवलप हुआ है, क्योंकि वहां पे आपको ओशन कॉन्टिनेंट के बीच में पानी अगर अंदर गया है, आग लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी अगर आप डाले तो सर और वेपराइज होकर क्या होगा, तेजी से निकलेगा। और सर पूरा पानी डाल दिए तो ये घूरा जो तापते हैं, मैं बार बोलता हूं, तो घूरा में अगर पूरा पानी डाल दिए तो स्वाहा हुआ, लेकिन अगर थोड़ा डाले सर तो और धुआं वेपर बन के निकलेगा, प्रेशर रिलीज होगा। तो सेम अर्थ के अंदर टेम्परेचर तो ज्यादा था, जैसे ही थोड़ा सा पानी आया उसके बाद और उसमें प्रेशर बनाया, और बस उसके बाद काम हुआ उसका। ठीक है, हेलो, हाँ कहाँ पे, हाँ तो थोड़ा सा और आगे ही, वही थोड़ा सा और आगे। वहीं पे देख लीजिए एक बार, लड़की लड़की चलो वहीं वहीं पे पोस्टरी के पास, इधर से नहीं सोच। पहली बार जब होता है ना, पहली बार कहीं जाता है लोग तो सोचता है रिस्क ना लें, पूछ लेते हैं। इंडिया के लोग का है वो आगे, तो मतलब ब्रिटेन में जनरली ऐसा नहीं होता है, वो लोग मैप लेके घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे सर गूगल पे है लोकेशन, गूगल पे आप सर्च करोगे यहाँ पे पहुँचा के, तो बढ़िया से उसको क्लियर किया। चलो देख लो ये अब पहली बार जाते तो पहली बार सोचते क्या है अपना रिस्क ले, तो बताओ अब सर बगल पे कोई बैठा है, वो भी क्यों डिस्टर्ब करना, वैसे आप टेक्नोलॉजी है, लेकिन चलिए इंडिया के लोग प्यार ज्यादा करते हैं। तो नीचे आएगा पेज नंबर 55 पे, 55 के आगे नेक्स्ट है ये 56 पे, 56 दिख रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्या लिखा हुआ है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरियस, नाम रखिएगा, पहला जो ऑलरेडी स्टार्ट किया गया, तो पहला नाम क्या था, सबसे फर्स्ट नाम बोलो, अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा नाम डॉक्टर होम्स, थर्ड हैरियस। तो अल्फ्रेड वेगनर सर उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया,
कि महाद्वीप जो भी है वो भी इसका स्लो मूवमेंट होता है। उसके बाद आर्थर होम्स आए, उन्होंने बताया कि ये मूवमेंट हो क्यों रहा है। और थर्ड आ रहे हैं कौन, हैरी है, कि सर अगर क्रैक डेवलप होकर मैग्मा ऊपर आया है तो क्रैक है कहाँ, और ढूंढने कहाँ पहुंचे, सी फ्लोर। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देखो वहां पे एक डायग्राम बनाया होगा। स्प्रेडिंग मतलब फैलना, फैलाओ, फैलाओ। अब जैसे मान लो क्रैक डेवलप हो, इधर देखो, फैलाओ को समझो, मेरी बात समझो। जैसे मान लो ये पार्ट है, और ध्यान से समझना, अगर अफ्रीका और जो आपका साउथ अमेरिका था, सोच के देखना आप, अफ्रीका और कौन, महसूस कर पा रहे हो, तो ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा अफ्रीका। अगर ये दोनों ज्वाइंट था तो उसके बीच में भी पहले थोड़ा क्रैक डेवलप हुआ होगा, है ना, और थोड़ा क्रैक उसके बीच में अगर डेवलप हुआ होगा तो दो चीजें हुई होंगी। क्या, सबसे फर्स्ट पानी आ गया बीच में, अगर पानी आया तो पानी क्या हुआ, धीरे धीरे पानी ने क्या किया, सेपरेट करता गया, यानी कि सर पानी बढ़ता चला गया और जमीन क्या सेपरेट होता चला गया। तो सर ये आपका साउथ अमेरिका यहाँ आ गया, सुन पा रहे हो, और ये साउथ अमेरिका यहाँ आ गया, और दूसरा इधर देख लो, और इधर कौन रह गया, अफ्रीका। तो साउथ अमेरिका अगर यहाँ आ गया, इधर रह गया आपका अफ्रीका, बीच में कौन सा ओशन बन गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बीच में कौन सा ओशन बना से, अटलांटिक। चलो तो बीच में कौन सा बना, अटलांटिक। अब सर उसी तरीके से आज अफ्रीका का मान लो ये हिस्सा है, तो ये जो टूट रहा है अगर, ये भी कभी ना कभी जाके क्या बन जाएगा, इंडियन ओशन वाला पार्ट में। मतलब सर शुरुआत में तो ये समुंदर था, शुरुआत में क्रैक डेवलप हुआ, बीच में थोड़ा पानी आया, और धीरे धीरे स्प्रेड होते होते क्या बन गया, ओशन में कन्वर्ट हो गया। तो अटलांटिक का भी कन्वर्ट होना ये क्या बता रहा है कि सर बीच में क्रैक हल्का डेवलप हुआ, और क्रैक डेवलप होने के बाद क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं कि सर धीरे धीरे जमीन का हिस्सा खिसकता चला गया, और बीच में क्या आ गया, पानी। हाँ हेलो, कौन सी कॉलेज, अरे वहां क्यों चले गए, आप जहाँ पे खड़े थे वहीं पे आइए, बोर्ड जहाँ पे आपको आगे उगम पांडे कॉलेज से आगे ये पेट्रोल पंप मिलेगा। हाँ हाँ, तो वहीं पे पोस्टर जहाँ था वहाँ से फिर दूर क्यों चलेगा, वहीं रहिए, आइए आ जाओ नेक्स्ट। अब जरा पेज नंबर ध्यान देना 56 पे, थोड़ा रीड करो उसको, 56 वाला पार्ट, 56। हाँ 56 पे आ जाओ। एक बार रीड कर लीजिए। अरे भाई रीड कर रहे हो क्यों, इंतजार कर रहे हो। सर कन्वेंशनल करंट थ्योरी में जो मोशन हो रहा है लिथोस्फीयर का, वो जो मैग्मा का करंट हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, हाँ मैग्मा के करंट की वजह से। और ये एक बार देख लो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। चलो मैं एक बार यहाँ तक कंक्लूड करता हूँ, पहले सुन लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, फिर उसको रीड करना है वैसे पूरा। पहला मेरे साथ रिपीट कर लो प्लीज़, सब उधर हटा लो, ध्यान जो भी है जैसे है वो सब चलता रहता है। पहले देख लो, फर्स्ट क्या था, नाम अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर कौन सा थ्योरी दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद सर उन्होंने ये बताया कि जो आज का पूरा अर्थ का हिस्सा कॉन्टिनेंट है वो एक जगह कभी पहले था, अब सर वो धीरे धीरे मूव करके अलग अलग हो चुका है। उसका एविडेंस भी पहला एविडेंस जिग्सॉफिट, अरे है ना, जिग्सॉफिट के बाद मेसासोरस, रेप्टाइल्स, वहाँ कार्बन का फीचर चाहे वहाँ पे मटेरियल्स या माउंटेन्स का हो, फीचर सेम मिला, प्रूफ हो गया। उसके पहले अर्थक्वेक के पार्ट में मैंने आपको बताया था पी और एस वेव। पी वेव और एस वेव में क्या बोला था, पी वेव ज्यादा तेज चलेगा कि एस वेव, पी वेव। शैडो जोन किसका ज्यादा होगा, एस वेव या पी वेव का, एस। और वहां से फिर आगे चलते जाएंगे तो सर जैसे ही इन्होंने ये तो बता दिया कि प्रूफ हो गया सब ठीक है, लेकिन दो चीजें हुई क्या, एक आर्थर होम्स के बाद दो चीजें हुई। सबसे फर्स्ट आर्थर होम्स ने ये बताया कि मूवमेंट हो रहा है ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है, और उसका कारण ये था कि सर कॉन्वेक्शनल करंट के कारण हो रहा है। ठीक है,